Everyone, how are you all? Welcome to ID Infusion by Triumph Academy. As you all know, आज की हमारी सीरीज स्टार्ट होने वाली है सब्जेक्ट बिजनेस एनालिटिक्स की। तो यूनिट नंबर 1 से आज हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1, ये जो यूनिट नंबर 1 है आपका, ये 15 मार्क्स का रहने वाला है। इसका जो थ्योरी रहने वाली है, थ्योरेटिकल एग्जाम, वो 15 मार्क्स का रहने वाला है। इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल आपका नहीं है। तो 15 मार्क्स अगर आपके कंफर्म करने हैं तो ये वाली वीडियो और ज़रूर देखो। और अगर आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक की हमारी आपको नोट्स चाहिए तो फॉर द ₹150 ओनली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। बिजनेस एनालिटिक्स की जो है हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी जो मोस्टली बच्चे पास हुए थे बिजनेस एनालिटिक्स पर, हमारे चैनल पर पढ़कर बहुत सारे बच्चे पास हुए थे। जिस साल ये नया सब्जेक्ट आया था, अराउंड 42 के हमारे उसके ऊपर व्यूज रहे थे और अच्छे खासे लाइक्स एंड कमेंट्स से आप देख सकते हैं, आपको जाकर पता लग जाएगा। तो इस साल अपडेटेड वर्जन में आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, और डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा के बारे में सबसे पहले समझते हैं। डेटा का मतलब होता है, डेटा रिफर्स टू रॉ फैक्ट्स एंड फिगर कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। यानी कि डेटा जो होते हैं वो सारे हमारे रॉ फैक्ट्स होते हैं, रॉ फिगर्स होती हैं जो हमने अलग अलग सोर्सेज से जमा किए हुए होते हैं। यानी कि इनका कुछ मतलब नहीं होता। यानी कि जो फैक्ट्स होते हैं इनका खुद का कुछ मतलब नहीं होता। इनको पहले हम प्रोसेस करते हैं या फिर पहले इनको एनालाइज करते हैं इनका कुछ मतलब निकालने के लिए, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि नंबर दे रखे हैं आपको, क्या नाम है, 1 2 3 4, आपको पता नहीं, फिर बाद में हम उसको कैटेगराइज करेंगे कि ये सेल्स की फिगर है या फिर बच्चों के मार्क्स हैं या फिर इनकम है। यानी कि पहले जो नंबर दे रखे थे आपको पता नहीं था, आपको लग रहा था ये सिंपल सिंपल काउंटिंग है। बट बाद में आपको जाकर अब क्या पता लगा कि ये जो नंबर दिए क्या है आपके, ये तो आपके वो हैं कि ये तो अब हमारे मार्क्स हैं, ये तो हमारी इनकम है। तो अब जब हमने उसको प्रोसेस करें, एनालाइज करा, उसके बाद ही हमें चीज़ पता लगी। टेक्स्ट दे रखा है, फिर वो बाद में आपको कैटेगराइज करोगे नेम से, एड्रेस से, क्या फीडबैक है। और इमेज की फॉर्म में भी हो सकते हैं हमारे, वीडियोस की फॉर्म में भी हो सकती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग की फॉर्म में भी हो सकता है हमारा डेटा। डेटा हमारा किसी भी टाइप्स का डेटा हो सकता है। अब उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है टाइप ऑफ डेटा की, कितने टाइप के हमारे डेटा होते हैं। सबसे पहला आता है इसके अंदर जो हमारा डेटा होता है वो होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जो प्रॉपर रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड होता है। यानी कि इसकी प्रॉपर प्रॉपर टेबल बनी हुई होती है और हर रो में, हर कॉलम के अंदर कुछ ना कुछ आपका गिवन होता है। ठीक है ना, इस टाइप का डेटा आपका क्या कहलाया जाता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाया जाता है। इसको स्टोर करना और इसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। यानी कि आप इसकी एक फाइल बनाए, उसका फोल्डर बनाकर उसे सेव कर दें तो आपका स्टोर भी होगा और एनालाइज भी आप इजीली कर पाओगे। आपको पता लग जाएगा जैसे कि ये एक क्लास 5th के मार्क्स हैं, क्लास 7th के मार्क्स हैं, क्लास 8th के मार्क्स हैं, आपको ये लाइन से पता लग जाएगा। तो इसको स्टोर करना और एनालाइज करना बहुत ईजी होता है। जैसे आप ये डेटा कहाँ पर बना सकते हो, एक्सेल शीट्स के ऊपर बना सकते हो। एक्सेल शीट्स आपकी टेबल फॉर्म में होती हैं, बहुत सारी डेटा बेसिस होते हैं, टेबल्स होते हैं। तो यहाँ सब जो है आप अपना स्ट्रक्चर डेटा बना सकते हो अपना। ठीक है, और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये उसका उल्टा होगा, जाहिर सी बात है, पढ़कर समझ में आ रहा है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होगा, जो कोई फिक्स्ड फॉर्मेट में ना हो। ठीक है, ना ही प्रॉपर रोज हो, ना ही प्रॉपर कॉलम में, और जिनको डायरेक्टली एनालाइज करना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए, जिनको ज्यादातर एनालाइज करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत लगे। जैसे कि ईमेल्स आए हैं बहुत सारे, ठीक है, अब सबको आप एक साथ एनालाइज नहीं कर सकते। बहुत सारी सोशल मीडिया पोस्ट चलती हैं डेली टू डेली, बट आप सारी पोस्ट को एक साथ एनालाइज नहीं कर सकते। वीडियोज हैं, सारी इमेजेस हैं, इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे टाइप के डेटा को हम क्या बोलते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा होता है, जो पार्शियली ऑर्गेनाइज होता है। यानी कि आधा ऑर्गेनाइज्ड है और आधा अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि आधा स्ट्रक्चर्ड और आधा अनस्ट्रक्चर्ड है। ये दोनों का मिक्स होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड इसको बोला जाता है। यहाँ पर आपके टैग्स और मार्कर्स भी होते हैं, जैसे कि एक्सएमएल फाइल्स हो गई, जेसन फाइल्स हो गई। ये सारी जो होती हैं आपकी सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा की टाइप वो होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं आपके ये सारे। अब डेटा साइंस क्या होता है, डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जो साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करती है, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करती है, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करती है और कंप्यूटर टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है। यानी कि ऐसी फील्ड जो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है, किस किस का, साइंटिफिक मेथड का, स्टैटिस्टिक्स का, मैथमेटिक्स का और कंप्यूटर टेक्निक का। मगर किस चीज़ के अंदर इस्तेमाल कर रही है कि जो आपका डेटा, कुछ भी जो डेटा दे रखा है किसी भी फॉर्म में, उससे वो चीज़ जो है इंफॉर्मेशनल और नॉलेजेबल चीज़ें उससे निकाल पाए, उस चीज़ से एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो ऐसी फील्ड क्या कहलाई जाती है, डेटा साइंस। यानी कि जो इन सारे मेथड्स का इस्तेमाल करती है, इन सारी फील्ड्स का इस्तेमाल करती है ताकि डेटा से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली जा सके, उसको डेटा साइंस बोलते हैं। यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशंस को मदद करती है, जितना भी उनके पास डेटा होता है उसके पैटर्न्स को समझने में और उनके पैटर्न को समझने में, पैटर्न्स को समझकर ठीक डिसीजन लेने में मदद करती है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं डेटा साइंस के, पहले तो इनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि क्या काम होता है इनका, कि जितना भी रो डेटा होता है
उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना जो है इनका सबसे पहला काम होता है। और पैटर्न्स को समझना कि इस डेटा के अंदर क्या पैटर्न दे रखा है, क्या इस डेटा के अंदर ट्रेंड चल रहा है। और जब हमें पैटर्न समझ में आ जाएगा, हमें ट्रेंड समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम डिसीजन भी लेने में आसानी होगी। जब हमें पता लग जाएगा कि ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो आने वाले टाइम में भी हमें उम्मीद है कि ये ग्राफ जो है हमारा ऊपर ही जाएगा, तो हमें ये चीज बाय कर लेनी चाहिए या फिर सेल कर देनी चाहिए। तो हम उससे रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं और फ्यूचर आउटकम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता लग रहा है कि ये साल टू साल बढ़ता जा रहा है, गिरा ही नहीं है, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, इस साल भी उम्मीद है कि ये चीज बढ़ती चली जाए। एग्जाम्पल क्या होता है डेटा साइंस की, कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट रिकमेंडिंग प्रोडक्ट, ठीक है ना। यानी कि अब आपने सर्च करा मोबाइल फोन, आपने सर्च करा कोई सा भी मोबाइल फोन, और अब क्या हुआ, अब आपने एक बार देख लिया, अब जगह जगह आपको जो है एड्स दिखने लग जाएंगे। आप उसी ऐप साइट को खोलोगे, फ्लिपकार्ट खोलोगे, अमेजोन खोलोगे, वही फोन आपको बार बार दिखने लग जाएगा। तो अब वो कैसे हुआ, क्योंकि आपने आपका डेटा किसके पास गया, कंपनी के पास, और कंपनी को पता लग गई आपकी जरूरत क्या है, कंपनी को पता लग गई आपकी जरूरत है मोबाइल फोन की, तो अब वो आपको उसी से रिलेटेड डेटा शो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। या फिर फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हो रही है अगर बैंक के अंदर, तो खुद डिटेक्ट कर लेते और आपको बता देता है कि आपकी जो है फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। और कंपनी अपनी सेल्स को प्रेडिक्ट करती है कि इस साल हमारी 5 करोड़ की सेल थी, और तो अगले साल हमारी कितनी सेल हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है डेटा साइंस का इस्तेमाल करके किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिसिस। तो सबसे पहले डेटा एनालिसिस समझते हैं। तो डेटा एनालिसिस एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम इंस्पेक्ट करते हैं, चेक करते हैं, क्लीन करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं डेटा को, ताकि जो है हम उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकें और एक कंक्लूजन तक पहुंच सकें। यानी कि डेटा का इंस्पेक्ट करना, उसको क्लीन करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसको इंटरप्रेट करना, ताकि उससे एक यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाली जा सके और उससे रिलेटेड डिसीजन लिया जा सकते हैं या फिर एक कंक्लूजन पर पहुंचा जा सके। उसी को डेटा एनालिसिस कहते हैं। यानी इसका मेन फोकस किसके पर होता है कि पास्ट डेटा को समझना और प्रेजेंट डेटा क्या है, इस चीज को समझने पर फोकस किसका होता है, हमारे डेटा एनालिसिस का। तो स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरीके से डेटा एनालिसिस किया जाता है। सबसे पहले इसके अंदर हम डेटा को कलेक्ट करेंगे अलग अलग सोर्सेज से, जहां जहां पर डेटा हमें लग सकता है मिलेगा, हम वहां वहां से डेटा को उठाएंगे। फिर दूसरी बात क्या करेंगे, डेटा को क्लीन करेंगे, यानी जितनी भी एरर्स हैं, जितनी भी उसके अंदर गलतियां हैं, जितने भी उसके अंदर डुप्लीकेट्स हैं, वो सारी चीजें रिमूव करेंगे, वो सारी चीजें हटाएंगे और प्रोसेस करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे उस डेटा को। यानी प्रॉपर वे में उसको अरेंज करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि हमारा सारा डेटा एक ही जगह इकट्ठा हो जाए, इधर उधर बिखरा हुआ ना रहे। फिर उस डेटा को एनालाइज करेंगे कि इस डेटा के अंदर दी गई क्या चीज़ें हैं, और अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके, टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उसको एनालाइज करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर इसमें दी गई हैं, किन किन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको समझेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे और एक लास्ट में कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि इस डेटा से हमें क्या चीज़ें पता लगी हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स जो होता है वो डेटा एनालिसिस से एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। यानी कि एनालिसिस जो है आपका एक छोटा कॉन्सेप्ट है और आपका एनालिटिक्स एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर डेटा एनालिसिस ऑलरेडी इंक्लूड होता है। यानी डेटा एनालिटिक्स के अंदर डेटा एनालिसिस तो इंक्लूड ही होगा, बस साथ साथ उसके क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जिसका हम इस्तेमाल करेंगे डेटा को एनालाइज करने के लिए, ताकि हम बिजनेस से रिलेटेड अपने डिसीजन मेकिंग कर सकें, ठीक है ना। यानी डेटा एनालिटिक्स जो है वही डेटा एनालिसिस है, बट उसके अंदर अगर हम टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जोड़ देते हैं तो उसको डेटा एनालिटिक्स बोला जाता है। यानी कि ये बिजनेस को ये आंसर करता है कि किस तरीके से वो अपनी जो है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, तो इसी चीज़ को हम डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं। तो फर्क क्या है दोनों में, कि स्कोप जो है डेटा एनालिसिस का वो लिमिटेड होता है और डेटा एनालिटिक्स हमारा वाइड कॉन्सेप्ट है। और डेटा एनालिसिस का काम यही होता है सिर्फ डेटा को समझना, और डेटा एनालिटिक्स का काम ये होता है कि एक डिसीजन लेना उसके बाद, ठीक है ना। समझ तो हमने एनालिसिस के अंदर लिया, अब उससे रिलेटेड डिसीजन हम किसके अंदर लेंगे, डेटा एनालिटिक्स के अंदर। डेटा एनालिसिस पास्ट डेटा का इस्तेमाल करता है और डेटा एनालिटिक्स जो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इसके अंदर हम सारे डेटा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसकी यूजेज क्या होती है, जब हमें रिपोर्ट्स बनानी हो, जब हमें समरीज बनानी हो, तब हम डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। जब भी बिजनेस से रिलेटेड कोई स्ट्रेटेजी बनानी है हम, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। अब क्लासिफिकेशन कर देते हैं एनालिटिक्स का। तो एनालिटिक्स को हम मेनली 4 टाइप्स में बांटते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आती है आपकी डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का मतलब ये होता है, ये आपको हमें ये बताता है कि पास्ट में क्या चीज़ें हो चुकी हैं, यानी कि जो चीज़ें जो चीज़ें हो चुकी वो याद रखना, वो किसके अंदर आएंगी, हमारी डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर आएंगी। यानी कि जितना भी हमारा हिस्टोरिकल डेटा था, ठीक है ना,
जो अभी हमारे पास रिपोर्ट की फॉर्म में, चैट्स की फॉर्म में, वो सारी चीज़ें हमारी डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर आती हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या हो गया, हमारी पिछले महीने की सेल कितनी थी, हमारा पिछले महीने का प्रॉफिट कितना था, बच्चे कितना है पिछले महीने, तो ये सारी चीज़ें एनालाइज करना हमारा किसके अंदर आएगा, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर आएगा। ठीक है ना। अब डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स के अंदर ये आएगा कि ऐसा अगर हुआ है, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हो चुकी हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है, वाई। ये चीज़ याद रखना, वाई। डायग्नोस्टिक के अंदर सीधा सीधा सवाल आता है वाई, कि ये जो हुआ है तो ये क्यों हुआ है, यानी कि कॉज क्या है, प्रॉब्लम जो हुई है उसके पीछे का कॉज क्या है, रीजन क्या है, यानी कि जो हमने डेटा को कंपेयर करेंगे और रिलेशनशिप निकालेंगे इसके अंदर कि ये जो चीजें हो रही हैं कि ये क्यों हो रहा है। यानी कि हमने मंथली सेल्स रिपोर्ट देख ली, ठीक है ना, वो तो चलो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हो गया। अब हम रीजन पता लगाएंगे कि ये चीज हो क्यों रही है, हमारी सेल गिर क्यों रही है, ठीक है ना, कस्टमर्स की कंप्लेंट इतनी ज्यादा आ क्यों रही है पिछले महीने में, तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये चीज़ें पता लगाने के लिए हम किससे का इस्तेमाल करते हैं, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हमारा डिस्क्रिप्टिव क्या था, हो चुकी। अब इसके अंदर आपका सवाल आएगा क्या होगा आगे इन फ्यूचर, क्या होगा इन फ्यूचर। ये इस चीज का आपको जवाब देता है कि व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर के अंदर क्या चीजें होने वाली हैं, उस चीज का आइडिया लगाना पास्ट डेटा का इस्तेमाल करके प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कहलाता है। यानी कि हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम ये आगे की फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ें पता लगा सकते हैं। यानी कि हम एक एनालिटिक्स कर रहे हैं, उसके अंदर हम पता लगा रहे हैं कि हमारी अगले महीने सेल कितनी हो सकती है, यानी हमारी अगले महीने प्रोडक्ट की डिमांड कितनी आएगी, क्रेडिट रिस्क कितना है हमारा। अब तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के अंदर आएंगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जो होती है वो ये सजेस्ट करती है कि क्या एक्शन हमें लेने चाहिए अपने रिजल्ट को अचीव करने के लिए, कि क्या क्या चीज़ें हमें अपनी चेंज करनी चाहिए। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा एडवांस फॉर्म है एनालिटिक्स की। सबसे ज़्यादा एडवांस फॉर्म क्या है हमारी, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। यानी यहाँ पर हम ये पता लगाते हैं कि क्या क्या ऐसे एक्शन होने चाहिए जो हमें लेने चाहिए ताकि हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव कर पाए। जैसे कि एग्जांपल ये होगा कि क्या हमें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, इन्वेंटरी मैनेजमेंट डिसीजन हमारे कैसे होने चाहिए, मार्केट की कैंपेन प्लानिंग हमारी किस तरीके से होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आएंगी, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर आएंगी। अब एप्लीकेशन क्या होती है एनालिटिक्स की बिजनेस के अंदर, यानी कि ये जो हम बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ रहे हैं, अब इसका बिजनेस के अंदर फायदा क्या है। अभी हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली, डेटा वेटा ये वो, उसका ये पता लगाना वो पता लगाना, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, हम ये चीजें जो एनालिटिक्स है वो देखते हैं हम। सबसे पहला मार्केटिंग के अंदर, जब भी हमें अपने कस्टमर की सेगमेंटेशन करनी हो, कस्टमर्स को बांटना हो, ठीक है, कि कौन सा सेगमेंट के अंदर कौन सा कस्टमर आएगा, वो सारी चीजें करने में हमारे ये एनालिटिक्स काम आती है। सेल्स ट्रेंड एनालिसिस समझने में हमारी ये काम आती है कि पिछले महीने कितनी सेल हुई थी, इस महीने कितनी हो सकती है। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, यानी कि जो हमें एडवर्टाइजिंग करनी है वो किन लोगों के पास करनी है, किन लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचना चाहिए, उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमारा डेटा एनालिटिक्स हेल्प करता है। कस्टमर के बिहेवियर को समझने में हमारी ये चीज हेल्प करती है। सेकंड आता है हमारा फाइनेंस। फाइनेंस क्या करता है, हमारा बजट प्लानिंग। ठीक है, कि बजट की प्लानिंग कितनी है, किस तरीके से हमें अपना बजट प्लान करना है। दूसरा, रिस्क किस तरीके से मैनेज करना है, और अगर फ्रॉड हो रहा है वो पहले से ही डिटेक्ट हो जाए हमारे साथ, कुछ भी फ्रॉड ना हो। और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करने में कि कितना पैसा हमारे पास है, कितना पैसे की हमें ज़रूरत होगी, तो फाइनेंस के अंदर भी हमारा इस्तेमाल होता है। पहला मार्केटिंग के अंदर एंड दूसरा फाइनेंस के अंदर। तीसरा हमारा कहाँ पर इस्तेमाल होता है, एचआरएम के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, कि एम्प्लॉय जो हमारा परफॉर्म कर रहा है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका डेटा से पता लगाएंगे कि उसने कितनी सेल करी है, पिछले महीने क्या करा है क्या नहीं करा है। रिक्रूटमेंट एनालिसिस के अंदर हमारी ये काम आती है कि कितने लोगों को हमें हायर करना है, कितने लोगों को निकालना है। एम्प्लॉय एट्रिशन एनालिसिस के अंदर ये काम आती है। और ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए, यानी कि जो हमने इतना पैसा खर्च करा है अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करा है, तो क्या ये चीज़ फ़ायदेमंद रही है नहीं, तो उसका उससे रिलेटेड डेटा देखेंगे और उससे एनालाइज करेंगे। और नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर जब हमें अपनी इन्वेंट्री कंट्रोल करनी है, कितनी इन्वेंट्री हमें अपने पास रखनी है, कितनी हमें निकालनी है। सप्लाई चेन बनाने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल होता है। डिमांड फोरकास्ट करने के लिए कि आगे आने वाले टाइम में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी रहने वाली है, वो चीज़ पहले से पता लगाना, फोरकास्ट करना हमारा इसके अंदर आता है। और प्रोसेस इंप्रूवमेंट करने में, यानी कि जो चीज़ें हमसे गलतियां हो रही हैं अपने बिजनेस के अंदर, वो सारी चीज़ें इंप्रूव किस तरीके से कर सकते हैं हम अपने
डेटा को समझकर हम ये चीज़ें कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर, यानी कि जब हमें कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ानी हो तब हम डेटा का इस्तेमाल करेंगे कि मान लीजिए एक कस्टमर है, वो एक बार आता है महीने में या 2 बार आता है, उसकी फ्रीक्वेंटली कितना आता है, तो हम उसको और ज़्यादा और फ्रीक्वेंट कितना कर सकते हैं, और लॉयल कस्टमर कौन कौन है ये पता लगाने के लिए, यानी कि एक इंसान 5 बार आ रहा है महीने में और एक इंसान 10 बार आ रहा है, तो हमें पता लग गया कि ये ज़्यादा हमारा लॉयल कस्टमर है, ठीक है ना। और कस्टमर चर्न को कम करने के लिए और सर्विस क्वालिटी को अच्छा करने के लिए अपनी हम अब इस डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग जब हमें करनी हो, यानी कि ये मैनेजमेंट को साथ साथ ये भी मदद करता है कि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए, यानी कि अच्छे डिसीजन ले पाए, ठीक है। और एफिशिएंसी भी अच्छी हो पाए, हमारी एफिशिएंसी को अच्छी करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोडक्टिविटी को अच्छा करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, बिजनेस रिस्क को कम करने के लिए हमारा डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब अलग अलग टाइप का आपका डेटा होता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल और स्केल डेटा, सारे टाइप के डेटा को हम एक एक करके समझते हैं। तो डेटा को जो है हम नेचर के ऊपर, नेचर ऑफ मेजरमेंट के ऊपर हम उसको 3 टाइप में बांटते हैं, ठीक है ना, नॉमिनल, ऑर्डिनल और स्केल डाटा, यानी कि किस तरीके से हम अपने डेटा को मेजर कर सकते हैं उस हिसाब से जो है हम 3 पार्ट में बांटते हैं। तो एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहले आपका नॉमिनल डेटा आता है। नॉमिनल डेटा का मतलब ये होता है जो डेटा का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को नाम रखने के लिए या फिर किसी भी चीज़ का लेवल लगाने के लिए, किसी भी कैटेगरीज का लेवल लगाने के लिए। यानी यहाँ पर ना आपका कोई ऑर्डर पता लगेगा, ना ही आपकी कोई रैंक पता लगेगी, ना ही कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पता लगेगी। बस यहाँ पर आपको जो उस चीज़ का नाम या फिर उस चीज़ की उस कैटेगरी का लेवल पता लग जाएगा, ठीक है ना। ये इस टाइप का डेटा आपका क्या कहलाया जाता है, नॉमिनल डेटा कहलाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जब भी हमें किसी चीज़ को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से ग्रुप की है, ए ग्रुप की है, बी ग्रुप की है, सी ग्रुप की है, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम नॉमिनल डेटा का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी इसकी खासियत ये है कि ना ही यहाँ कोई रैंक होती, ना ही यहाँ कोई ऑर्डर होता, सब एक ही लेवल पर होते हैं, ना ही किसी को बड़ा समझा जाता, ना ही किसी डेटा को कम समझा जाता। और ना ही यहाँ पर आपके कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। जब यहाँ पर कोई ना ही रैंक है, ना ही ऑर्डर है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हम करेंगे किस पर, सिर्फ ABCD के ऊपर या फिर नेम्स के ऊपर। तो और कैटेगरीज जो होती हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग होती हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या होगा, हमने जेंडर बांट दिए, 2 मेल और फीमेल, ये नॉमिनल डेटा हो गया। ब्लड ग्रुप बांट दिए A B या फिर O, तो ये भी नॉमिनल डेटा हो गया। नेशनैलिटी बांट दी गई, इंडियन है, ये अमेरिकन है, ये ब्रिटिश है, ये भी नॉमिनल डेटा हो गया, क्योंकि यहाँ पर ना ही हम किसी रैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही कोई हम ऑर्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हम आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये इंडियन है या फिर ये अमेरिकन है या फिर ये ब्रिटिश है, इस वजह से बस हमने अपने डेटा कलेक्ट कर रखा है। और अब अपने टाइप्स ऑफ कस्टमर भी हम इसके अंदर देख सकते हैं कि कौन सा कस्टमर रेगुलर कस्टमर है, कौन सा कस्टमर न्यू कस्टमर है। तो बिजनेस के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है कस्टमर की क्लासिफिकेशन करने के लिए, कि जैसे मैंने बताया ना कि कौन सा रेगुलर है, कौन सा न्यू है, उसके लिए हम नॉमिनल डेटा का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन करने के लिए, जब भी मार्केट को बांटना हो हमें कि ये हमारी इंडियंस के लिए ये वाली मार्केट है और अमेरिकन के लिए ये वाली मार्केट है, सर्वेज के रिस्पॉन्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा जो होता है वो डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ऑर्डर के अकॉर्डिंगली या फिर रैंक के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। बट यहाँ पर जो वैल्यूज हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज कितनी है, कि इन दोनों के बीच में फर्क कितना है, वो मेजर नहीं कर सकते। यहाँ पर हम ऑर्डर मेजर कर सकते हैं, फिर रैंक मेजर कर सकते हैं कि ए बड़ा है और बी उससे कम है, बट ए कितना बड़ा है और बी उससे कितना कम है, ये चीज हमें यहाँ पर नहीं पता लगेगी, ठीक है। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं यहाँ पर, ये आपकी रैंकिंग या फिर ऑर्डर्स को दिखाता है। और जो है दूसरी बात ये है, यहाँ पर रैंक्स जो होती हैं यहाँ पर इक्वल नहीं होती, हमेशा हो सकता है ए काफी ज्यादा बड़ा और बी काफी ज्यादा छोटा। और मैथमेटिकल अगर ऑपरेशन का यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो वो कोई मीनिंगफुल नहीं होते, क्योंकि रैंक हमें पता है ए की रैंक 1 है, इसकी 2 है। अब ए के चाहे 100 नंबर आए और बी के चाहे 70 नंबर आए हो, ठीक है ना, बट ए फर्स्ट ही है और बी सेकंड ही है, भले से इनके बीच का डिफरेंस कितना ही क्यों ना हो, ठीक है ना। क्यों, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ पर मीनिंगफुल नहीं होते आपके। उसके बाद हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, कि कस्टमर या तो वेरी सेटिस्फाइड है या सेटिस्फाइड है, न्यूट्रल है या फिर डिससेटिस्फाइड है। अब कितना ज्यादा किस में हो रहा है हमें नहीं पता लग रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, ये स्कूल पढ़ा हुआ है या फिर ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है। परफॉर्मेंस रेटिंग की, ये पुअर है, ये एवरेज है, ये गुड है या फिर एक्सीलेंट है। ये सारी चीज़ हमारी ऑर्डिनल डेटा के अंदर आती हैं। बिजनेस के अंदर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जब हमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस एवेल्युएट करनी हो, कि उसने पुअर परफॉर्मेंस दी, एवरेज परफॉर्मेंस दी, गुड परफॉर्मेंस दी, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जब कस्टमर के फीडबैक को एनालिसिस करना हो कि कस्टमर ने जो फीडबैक दिया कि वो वेरी सेटिस्फाइड है, न्यूट्रल है या डिससेटिस्फाइड है,
और प्रोडक्ट की क्वालिटी रैंकिंग के अंदर जब हमें ये चीज़ इस्तेमाल करनी हो तो तब हम करते हैं अपने इस डेटा का इस्तेमाल। उसके बाद आता है हमारा स्केल डेटा। स्केल डेटा जो होता है वो न्यूमेरिकल डेटा होता है हमारा सारा, जहाँ पर हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम आगे दो पार्ट में बांटते हैं अपने स्केल डेटा को, एक तो इंटरवल डेटा, दूसरा रेशियो डेटा। एक एक करके दोनों डेटा को समझते हैं कि स्केल डेटा कौन सा होता है और रेशियो डेटा कौन सा होता है, सॉरी इंटरवल डेटा कौन सा होता है और रेशियो डेटा कौन सा होता है। सबसे पहले समझते हैं इंटरवल डेटा। इंटरवल डेटा वो डेटा होता है जिसके इक्वल इंटरवल होते हैं, यानी कि बराबर बराबर इंटरवल्स होते हैं वैल्यूज के बीच में और कोई जीरो पॉइंट नहीं होता, ठीक है ना। उस टाइप के डेटा को हम क्या बोलते हैं, इंटरवल डेटा बोलते हैं। जैसे कि कैलेंडर के ईयर्स हो गए, आईक्यू स्कोर हो गया, टेम्परेचर हो गया सेल्सियस के अंदर या फ़ारेनहाइट के अंदर, यहाँ पर इंटरवल्स तो बराबर होंगे बट कोई जीरो पॉइंट यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको हम इंटरवल डेटा बोलते हैं। लेकिन लिमिटेशन इसकी ये है कि यहाँ पर हम रेशियोज को कैलकुलेट नहीं कर सकते, और यहाँ पर जीरो तो होता है बट उसका मतलब ये नहीं होता कि एब्सेंस है, कि डेटा ही नहीं है। अब दूसरी चीज जो आती है वो आती है हमारी रेशियो डेटा। रेशियो डेटा के अंदर इक्वल इंटरवल होते हैं और एक साथ साथ एक जीरो पॉइंट भी होता है, ठीक है ना। जिसका मतलब ये होता है यहाँ पर एब्सेंस ऑफ क्वांटिटी भी है, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर आपके मान लीजिए आपका 0 डिग्री आ रहा है, तो 0 डिग्री का मतलब ये नहीं है कि कोई टेम्परेचर ही नहीं है, 0 डिग्री भी अपने आप में एक टेम्परेचर होता है। बट वहीं आप तो इसको इंटरवल डेटा के अंदर हम इंक्लूड करेंगे, और अगर वहां पर आपकी सेल 0 आ रही है तो सीधा सीधा पता लग रहा है एब्सेंस ऑफ क्वांटिटी है, आपकी कोई चीज बिकी ही नहीं है। तो ये चीज होती है हमारे इंटरवल डेटा और रेशियो डेटा में फर्क। और एज हो गई, हाइट हो गई, वेट हो गया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो गया कि कितना हमने बेचे है, तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, रेशियो डेटा होंगी। कि यहाँ पर जो है जीरो की कोई जो है ट्रू पॉइंट होता है, यानी कि अगर जीरो है तो इसका मतलब कोई क्वांटिटी है ही नहीं, ठीक है। तो इसके फायदे ये होते हैं कि यहाँ पर हम सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन इजीली लगा सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा यूजफुल टाइप ऑफ डेटा होता है एनालिटिक्स के अंदर। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डेटा कौन सा होता है, हमारा रेशियो डेटा, और सबसे बढ़िया डेटा भी हमारा यही होता है। अब बिग डेटा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। बिग डेटा का मतलब होता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, यानी कि डेटा है हमारे पास बहुत सारा जो कि बहुत ज्यादा स्पीड के ऊपर जनरेट हो रहा है और अलग अलग फॉर्मेट के अंदर जनरेट हो रहा है, जिसको हम जो है पुराने प्रोसेस का इस्तेमाल करके, ट्रेडिशनल प्रोसेस का इस्तेमाल करके, ट्रेडिशनल टूल्स का इस्तेमाल करके उसको प्रोसेस नहीं कर सकते, उसको हम क्या इवेल्युएट नहीं कर सकते, उसको हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते। ऐसे टाइप के डेटा को हम क्या बोलते हैं, बिग डेटा बोलते हैं। तो सोर्स क्या क्या होता है हमारे बिग डेटा का, कि ये बिग डेटा हमें मिलता कहाँ कहाँ का, अरे इतना ज्यादा डेटा कहाँ कहाँ होता है। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यानी कि हर सेकंड हर मिनट 1,000 करोड़ों लाखों पोस्टें डल रही हैं वहाँ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही हैं हर सेकंड इतनी सारी, सेंसर्स हैं और आईओटी डिवाइस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हर टाइम के अंदर इतनी ज्यादा डाउनलोड की जा रही हैं। तो ये सारी चीजें ही हमारे क्या है, बिग डेटा के सोर्सेज हैं। यहाँ यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, बिग डेटा आ रहा है। अब उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, 5 वीज होते हैं, ये हमेशा याद रखेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 वीज होते हैं बिग डेटा के, और 5 वीज उसकी खासियतें होती हैं। तो बिग डेटा के अंदर 5 वीज क्या क्या आते हैं, सबको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ये होता है ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड होता है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम के अंदर, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर डेटा जनरेट होता है। यानी कि यहाँ पर इसको टीबी में और पेटाबाइट्स में, एक्साबाइट्स में नापा जाता है। यानी कि यहाँ पर आपका जीबी में तो डेटा होता ही नहीं है, स्टार्ट ही ये डेटा टीबी से होता है। तो यानी कि आप खुद सोच सकते हैं तो ये कितना ज्यादा बड़ा डेटा होगा। जैसे कि मिलियन ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही है हर रोज, ठीक है, तो ये जो है टीबीज में जनरेट हो रही है डेली, टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स, एक्साबाइट्स इसमें जनरेट हो रही है। जीबी एमबी में ये जनरेट होने का मतलब ही नहीं बनता ये जो आपका डेटा होता है। दूसरा वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है किस स्पीड के ऊपर ये जो डेटा है वो जनरेट हो रहा है और किस स्पीड के ऊपर ये डेटा जो है प्रोसेस्ड हो रहा है। यानी कि जो डेटा हम रियल टाइम के अंदर या फिर नियर रियल टाइम के अंदर हम जो है देखते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट का डेटा होता है, हर सेकंड के अंदर, हर मिली सेकंड के अंदर जो है आपके स्टॉक ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होता है। और जितनी भी लाइव स्ट्रीमिंग होती है ऑनलाइन, ठीक है ना, उसके ऊपर भी जो है आपका डेटा कितनी जल्दी आप चेंज होता है। तो यानी कि कितनी स्पीड से ये डेटा जनरेट हो रहा है, आपका वेलोसिटी कितनी ज्यादा है इसकी। तीसरा है वैरायटी। यानी यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा टाइप का यहाँ पर आपका डेटा होगा। यानी कि यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा भी होगा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा भी होगा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी होगा। हर टाइप की वैरायटी आपको इसमें बिग डेटा के अंदर मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर आपको टेक्स्ट भी मिल जाएंगे, इमेज भी मिल जाएंगी, वीडियोज भी मिल जाएंगी, ऑडियोज भी मिल जाएंगी, ईमेल भी मिल जाएंगे। तो यानी यहाँ पर आपको हर टाइप की वैरायटी मिलेगी। 3 वीज आपके हो गए, वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी। नेक्स्ट जो 2 वीज आते हैं वो हमारे आते हैं वेरासिटी और वैल्यू। वेरासिटी का मतलब ये होता है जो क्वालिटी होती है और एक्यूरेसी जो होती है वो डेटा की,
वो वेरासिटी कहलाई जाती है। यानी कि ये जो डेटा होता है, हो सकता है इनकम्प्लीट हो सकता है इनकंसिस्टेंट हो, और हो सकता है अनरिलायबल हो, कि भरोसे लायक ही डेटा ना हो। तो कुछ भी हो सकता है इस डेटा के अंदर। तो जब भी हमें एनालिसिस करें तो उससे पहले हमें इस डेटा को क्लीन करना ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ये इनकम्प्लीट हो या इनकंसिस्टेंट हो या फिर अनरिलायबल हो। तो जब भी इसको एनालाइज करना हो उससे पहले इसको क्या करें, क्लीन करें। पांचवा है वैल्यू। वैल्यू का मतलब ये होता है कि ये डेटा कितना ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है ना। तो यानी कि जो हमें डेटा मिला है इतना सारा, जो पीबी में पेटाबाइट्स, एक्साबाइट्स, टेराबाइट्स में हमें ये जो सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो ये कितना ज़्यादा हमारे लिए मीनिंगफुल है। तो जो मेन गोल होता है बिग डेटा एनालिटिक्स का, कि एक एक्सट्रैक्ट वैल्यू हमें इससे मिल जाए। यानी कि अब इतना ज़्यादा डेटा मिल रहा है बट उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो तो फिर बेकार चीज़ है ना। तो डेटा जो हमें मिल रहा है उसकी कुछ ना कुछ एग्जैक्ट एक वैल्यू भी होनी चाहिए साथ साथ, ठीक है। अब एप्लीकेशन क्या होती है हमारी बिग डेटा की। तो बिग डेटा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो बिग डेटा जो इस्तेमाल किया जाता है वो अलग अलग बिजनेस और इकोनॉमिक सेक्टर्स के अंदर हमारे इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसा पहला है मार्केटिंग के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कस्टमर के बिहेवियर को समझना है उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जब हमें किसी के लिए पर्सनलाइज एडवर्टाइजमेंट देनी है, कि जैसे मैंने अभी बताया था ना, एक बंदा फ्लिपकार्ट पर फ़ोन सर्च करता है तो उसके लिए फ़ोन ही रिकमेंड होने लगते रहते हैं बार बार, तो वो उसकी क्या हो गई, उसकी पर्सनलाइज एडवर्टाइजमेंट हो गई, कि हमने उसके पर्सनलाइज बिग डेटा को कलेक्ट करो, उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट दे रहा है। और मार्केट ट्रेंड एनालिसिस, मार्केट के अंदर ट्रेंड समझने के लिए कि लोग जो है ज़्यादातर क्या कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, क्या चीज़ों की डिमांड ऑनलाइन सबसे ज़्यादा आ रही है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फाइनेंस के अंदर और बैंकिंग के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फ्रॉड डिटेक्ट करने में कि कौन नंबर है जो सबको कॉल करता रहता है और मतलब ऐसे अकाउंट चोरी करने का ट्राई कर रहा है। क्रेडिट रिस्क असेसमेंट करने के लिए कि उसने कितना उधार ले रखा है बैंक से, तो वो चुका पाएगा या फिर नहीं चुका पाएगा। और कस्टमर की ट्रांजैक्शन पर नज़र रहती है अब हमेशा बैंक से, कि कौन सा कस्टमर कितने ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है, वो लिमिट से ज़्यादा तो बाहर नहीं जा रहा। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, फाइनेंस एंड बैंकिंग के अंदर आती हैं, जो एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा का पार्ट है हमारी। नेक्स्ट है हेल्थ केयर के अंदर भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, कि पेशेंट का डेटा एनालिसिस हो रहा है हमारा, ठीक है, कि पेशेंट जो है हमारा वो कि कैसे उसकी रिपोर्ट है। डिजीज प्रिडिक्शन के अंदर हमारा इसका इस्तेमाल हो रहा है, कि लोगों को क्या क्या बीमारियां हैं उसको प्रिडिक्ट करने के लिए और अपनी ट्रीटमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। रिटेल और ई कॉमर्स के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है आज के टाइम में, कि रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे ही मैंने फ्लिपकार्ट वगैरह वाला फिर से एग्जाम्पल दिया वही आएगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर की हमारी डिमांड डेली टू डेली कितनी आ रही है, तो उसके हिसाब से कितनी चीज़ें हमें स्टोर करके रखनी है। और डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एचआरएम के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एनालाइज अगर हमें करना हो कि एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। एट्रिशन प्रिडिक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। रिक्रूटमेंट एनालिटिक्स के अंदर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जब उनको स्मार्ट सिटी बनानी होती है उसकी प्लानिंग किस तरीके से करेंगे, वो भी इसी का पार्ट होगी। क्राइम को अगर सरकार को एनालाइज करना है तो वो भी वो बिग डेटा का इस्तेमाल करेंगे। और पब्लिक सर्विस की इंप्रूवमेंट अगर सरकार को देनी है तब भी वो बिग डेटा का इस्तेमाल करते हैं। अब चैलेंजेस क्या क्या होती हैं, मुश्किलात क्या क्या होती हैं डेटा एनालिटिक्स के अंदर, यानी इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा है बट उसके साथ साथ यहाँ पर चैलेंजेस भी कुछ हैं। सबसे पहले डेटा क्वालिटी इशू होते हैं हमारे, कि हो सकता है जो आपका डेटा मिला है या तो वो अधूरा हो या फिर गलत हो, इनएक्यूरेट हो या फिर इनकंसिस्टेंट हो, कि आधा अधूरा हो पूरा ना हो, ठीक है ना। अगर पुअर क्वालिटी का आपको डेटा मिलेगा तो आप गलत डिसीजन लोगे। जब आपको बात ही आधी पता है तो आप सही डिसीजन कैसे ले सकते हो। और डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी का भी दूसरा मसला होता है, कि डेटा ब्रीच हो जाता है। जो भी आपका पर्सनल डेटा होता है वो चोरी भी हो सकता है। और जो पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसका अगर कोई किसी ने आपका डेटा वो चुरा लिया तो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है आपके पर्सनल डेटा का, है ना। और डेटा प्रोटेक्शन लॉ के साथ भी यहाँ पर कंप्लायंस होती है, कि जो इससे रिलेटेड डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे बने हुए हैं। अब उसके बाद जो हमारा आती है प्रॉब्लम जो आती है, हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, यानी कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एडवांस टूल का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। इसको हैंडल करने के लिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, इसको प्रोटेक्ट रखने के लिए। जो पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम है वो आज के टाइम में इंसफिशियंट है। अगर हम वही चीज़ें लेकर आ जाएं तो सबका डेटा चोरी हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है स्किल्ड प्रोफेशनल चाहिए होते हैं, जो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि इंडिया के अंदर डेटा एनालिस्ट जो होते हैं, जो ट्रेन डेटा एनालिस्ट होते हैं, जो इस चीज़ का काम करते हैं, जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं, वो इंडिया के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, पूरी दुनिया के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो और जो स्किल्ड वर्क फोर्स है, यानी जिन लोगों को ये चीज़ आती है वो उस चीज़ के पैसे भी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। और इंटीग्रेशन होता है डेटा का अलग अलग सोर्सेज से, यानी कि जो डेटा होता है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से आता है और अलग अलग फॉर्मेट्स में आता है।
तो इन सारी प्लेटफॉर्म से कलेक्ट करके अलग अलग फॉर्मेट में कलेक्ट करके उसको कंबाइन करना, एनालाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। और नेक्स्ट होती है हमारी हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होती है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा एडवांस हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो उनको ये चीज़ें लाने के लिए बजट उनका टाइट हो जाता है, ठीक है ना। और एथिकल इश्यूज भी होता है, हो सकता है बायस हो डेटा एनालिसिस के अंदर, ठीक है ना। और जो हमने रिजल्ट निकाला है वो मिस इंटरप्रेट हो जाए और हम डेटा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों करना है सब्सक्राइब? क्योंकि आपके 15 मार्क्स पक्के हो चुके हैं, तो कर दीजिए इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट यूनिट के साथ। यूनिट 2 आपका प्रैक्टिकल है, तो वो तो आपका आने नहीं वाला, तो जो है थ्योरी के अंदर, तो थ्योरी करने के लिए हम आपका थोड़े टाइम बाद मिलेंगे यूनिट नंबर 3 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जिसको भी यूनिट नंबर 1 से लेकर आपको यूनिट नंबर 5 तक के नोट्स चाहिए, आप हमसे परचेस कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। एज यू ऑल नो, हमारी चल रही है बिजनेस एनालिटिक्स की सीरीज। आज का हमारा रहने वाला है आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 हमारा रहने वाला है, जिसका नाम रहने वाला है गेटिंग स्टार्टेड विद आर। तो ये जो आपका यूनिट रहने वाला है, ये आपका रहने वाला है 10 मार्क्स की। इसके अंदर से आपकी रहने वाली है थ्योरी, ठीक है, जो आपके फाइनल एग्जाम में आने वाली है, जो मैं आज आपको कराने वाला हूँ। 5 मार्क्स का इसके अंदर रहने वाला है प्रैक्टिकल। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि मैंने यूनिट 2 क्यों नहीं कराया। यूनिट 2 कराने की वजह ये है कि वो 10 मार्क्स का आपका सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल यूनिट है, जिसके अंदर एक्सेल से रिलेटेड आपको सिखाई जाएंगी चीज़। अगर आपका जब भी प्रैक्टिकल होता है तो आप लोग जो है मुझसे अगर सीखना हो तो सीख सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बिजनेस एनालिटिक्स की जो सीरीज़ है थ्योरी वाली वो कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आज की जो 10 मार्क्स की थ्योरी है ये आपकी कंफर्म करते हैं, पक्की करते हैं। तो पक्की करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा जो टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है इंट्रोडक्शन टू आर। तो आर हमारा क्या है? आर जो एक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी, ठीक है, एक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा वगैरह होती है, ठीक है। और एक टाइप का सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट है, जिस इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? जब भी हमें स्टैटिस्टिक्सिकल एनालिसिस करना हो, यानी कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड चीज़ें सीखनी हो हमें। और उसके अलावा जो है हमें अगर इफ़ डेटा को विजुअलाइजेशन करना हो, यानी कि हमारे पास टेबल वगैरह, उनके ग्राफ वगैरह बनाने, डेटा मैनिपुलेट करना हो, डेटा को चेंज करना हो, डेटा साइंस से रिलेटेड कुछ काम करना हो, मशीन लर्निंग कुछ करनी हो, तो हम इस आर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल कौन कौन करता है? जितने भी हमारे डेटा एनालिस्ट हैं, स्टैटिस्टिशियन, रिसर्चर्स हैं, बिजनेस एनालिस्ट हैं, ये सारे लोग जो है इस आर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो आर जो एक टाइप का हमारा ओपन सोर्स है, यानी कि इसका मतलब ये है, ये फ्री टू डाउनलोड है एंड ईजी टू यूज़ है। बहुत ज़्यादा ईजिली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इसको फ्रीली। इसके लिए आपको कोई चार्जेस आपको आर स्टूडियो के लिए नहीं देने हैं। फीचर्स आपके आर के ये होते हैं कि ये जो स्पेशली जो इसको बनाया गया है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए बनाया गया है, यानी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जितनी भी एनालिसिस होती हैं स्पेशली उसके लिए इसको खास जो है डिज़ाइन किया गया है। और इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस जो हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन है, इसके अंदर बने हुए हैं ऑलरेडी फीचर्स जो है इसके अंदर। और इसकी ग्राफिकल कैपेबिलिटीज़ भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, यानी कि जितने भी ग्राफिक्स होते हैं, जितने भी मान लीजिए ग्राफ्स वगैरह हैं आपकी, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ईजिली दिखा देता है। आप इसके अंदर कमांड डालें और जितने भी ग्राफिकल जो इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ होंगी उसके अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी चीज़ें ये आपको बना कर दिखा देगा। और जब आपको डेटा हैंडलिंग करनी हो या फिर मैनिपुलेशन करना हो, चेंज करना हो, तो आप इसके अंदर ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को भी क्या करता है? हमारा सपोर्ट करता है। और विंडोज़ के अंदर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैकबुक है आपके पास, उसमें भी है, लिनक्स है तो आप उसके अंदर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिजनेस के अंदर जो है इस आर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है? जब भी किसी को भी सेल फोरकास्टिंग करनी हो, उनको ये अंदाज़ा लगाना हो कि पिछले सालों का अगर हम कंपेयर करें तो इस साल हमारी कितनी सेल होने वाली है, तब वो इस आर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट रिसर्च की एनालिसिस करनी हो, मार्केट रिसर्च जो आ गई हमारे पास निकल कर, उसको समझना हो कि क्या बातें उसमें थी, तो तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग के टाइम पर इसका इस्तेमाल करते हैं। कस्टमर के बिहेवियर को समझने के लिए कि कौन सा कस्टमर रिपीटेटिव कस्टमर है, इस बिहेवियर को समझने के लिए हम आर का इस्तेमाल करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए हम आर का इस्तेमाल करते हैं कि किस तरीके से हम जो है रिस्क अपना मैनेज करेंगे। तो आर के यही सारे हमारे इस्तेमाल होता है। तो एडवांटेजेस क्या क्या है हमारे आर के? तो आर के फ़ायदे हमारे ये हैं कि ये फ्री एंड ओपन सोर्सेज है,
कि आपको कोई लाइसेंस कॉस्ट वगैरह यहीं यहाँ नहीं देनी, फ्रीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। जो भी चाहे जिसके पास भी अपना लैपटॉप वगैरह है वो उसको ईजिली एक्सेसिबल है उन लोगों के लिए, एवरीवन के लिए, हर किसी के लिए, कोई भी इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि इसकी स्टैटिस्टिकल कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी है, यानी कि ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट जितने भी होते हैं हमारे, आर टेस्ट, जी टेस्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं यहाँ पर। बहुत अच्छे तरीके से आपको लगा देता है। आपको रिग्रेशन एनालिसिस करना हो, आपको अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी हो, ठीक है, बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, रिग्रेशन और हाइपोथेसिस वगैरह। तो जब भी ये सारी चीज़ें आपको करनी हो, आप इस स्टूडियो के अंदर बहुत ईजिली कर सकते हो। टाइम सीरीज एनालिसिस में ये बहुत ज़्यादा हमारे काम आती है, टाइम सीरीज को जब भी समझना हो तो, यानी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी सही चीज़ें सॉल्व वगैरह करने की चीज़ें होती हैं, ये हमारा एडवांटेजेस जो है यहाँ पर हमारे आते हैं। तीसरी बात आती है हमारी एक्सीलेंट डाटा विजुअलाइजेशन की, यानी कि ये ग्राफ्स और चार्ट जितने भी होते हैं ना, बहुत हाई क्वालिटी के, बहुत अच्छे बना देते हैं ये। और बार चार्ट भी बना के दिखा देगा, या आपको लाइन ग्राफ भी बना के दिखा देगा, हिस्टोग्राम भी बना के दिखा देगा, स्कैटर प्लॉट भी बना के दिखा देगा। जो भी आपको इससे बनवाना है, जिस भी टाइप का आपको ग्राफ, पाई चार्ट बनवाना है, पाई चार्ट भी बना देगा, सब कुछ बनाकर ये आपको दिखा देगा। और इसका कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, यानी आप इसको डाउनलोड करेंगे ना, इसके अंदर हज़ारों पैकेज ऑलरेडी अवेलेबल होंगे जिनको आप अलग से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो, आपको अलग से नहीं डालने पड़ेंगे। और ऑनलाइन सपोर्ट भी है इसका, ऑनलाइन भी चलता है, और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का भी सपोर्ट आपको मिलता है। और इसका इंटीग्रेशन भी है दूसरे टूल्स के साथ, यानी कि एक्सेल के साथ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, एक्सेल का डेटा भी इसमें डाल सकते हो, बहुत सारे डेटा बेसिस आप इसके अंदर डाल सकते हो, पाइथन वगैरह के भी डेटा आप इसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो। और जितने भी बिग डेटा के टूल्स होते हैं, बिग डेटा हमने यूनिट 1 के अंदर पढ़ा था, उन सारे टूल्स को ये सपोर्ट करता है। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी ये काम करने लग जाता है। अब इंस्टॉलेशन कैसे होती है आर पैकेजेस की, यानी कि आर के अंदर जो है ना पैकेजेस होता है, ठीक है, अब उनको इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं पैकेज क्या होता है। पैकेज जो जो होता है उसके अंदर, जो आर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके अंदर अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं, अलग अलग टाइप के डेटा सेट्स होते हैं, और अलग अलग टाइप की डॉक्यूमेंटेशन होती है आर के अंदर, उन्हीं को हम आर के पैकेज बोलते हैं, ठीक है, कि ये आर के पैकेज है, ठीक है ना। और पैकेज जो होते हैं, हर पैकेज का अपना अपना काम होता है, हर पैकेज की अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है आर स्टूडियो के अंदर। तो स्टेप्स जो होते हैं ये आपके ये दे रखे हैं, ये जितने भी स्टेप्स हैं ना, ये आप याद रखिएगा, ये सारे आपके प्रैक्टिकल के अंदर होंगे इस्तेमाल, ठीक है। थ्योरेटिकल के अंदर आपसे कुछ ऐसे स्टेप्स नहीं पूछेगा कि आपको लिखना है। पिछले साल ये पहली बार सब्जेक्ट आया था, तो मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूँ कि पिछले साल तो देखिए ऐसा कुछ उन्होंने कमांड्स पूछी नहीं है, जो आपको कमांड्स करके दिखानी होती है, प्रैक्टिकल के टाइम पर पूछी गई थी कि ये कैसे करनी होती है। तो मैंने आपके सामने ये रख दी, ये आपको मैंने टाइप करके दे दी हैं। तो जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं, फॉर द ₹150 ओनली, हमारे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के सारे नोट्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको ये प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और जो है ये जो जितनी भी कमांड्स वाली हैं, वैसे तो पिछले साल पूछी नहीं गई थी, इस साल भी चांसेस है ना पूछी जाए, बट अगर बाय चांस अगर आपके थ्योरेटिकल एग्जाम में ये चीज़ पूछ ली जाती है, तो मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया, आप लोग इसको जो है याद कर सकते हो, ठीक है ना। मैं इसको समझाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो भी फिलहाल समझाने आया हूँ वो आपको थ्योरी समझाने आया हूँ, मैं भी ये समझाने नहीं आया। तो आप इसके ऊपर नज़र रख लें, आप इसको देख लें कि क्या क्या चीज़ है। 10 मार्क्स का आपका ये यूनिट है, 5 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल भी है। तो ये इस तरीके से आपके पैकेजेस डाउनलोड होते हैं। अगर आपको आर स्टूडियो पे समझना है, जब भी आपका प्रैक्टिकल होगा मैं आपका उस पर अलग से समझा दूंगा, ठीक है। तो आप बाकी ये इसको याद भी रख लीजिए, अगर थ्योरी में भी पूछ लिया जाए तो आप लिख कर आ सकते हैं, ठीक है ना। कभी आप कह दो कि सर ने तो बोला था ये थ्योरी में नहीं पूछा जाएगा, बट डीयू वालों ने पूछ लिया, तो क्या कर सकते हैं आप। तो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी लिख कर तैयार कर दिया। वैसे लास्ट ईयर तो कोई ऐसे ये सब चीज़ें पूछी गई नहीं थी, ठीक है। पिछले साल भी थ्योरी थ्योरी आई थी, इस साल भी यही उम्मीद है कि नहीं आएंगी। अब उसके बाद आता है इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम स्प्रेडशीट फाइल्स, यानी कि जो एक्सेल फाइल्स होती हैं, जितनी भी स्प्रेडशीट फाइल्स होती हैं, आप उससे भी डेटा इंपोर्ट करके यहाँ पर भी डाल सकते हो। यानी कि आर जो है वो आपका अलाउ करता है कि आप वो एक्सेल फाइल्स या फिर CSV फाइल्स जितनी भी होती हैं, आप उनको जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। तो CSV की फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो उसको इंपोर्ट करने का क्या तरीका है आर के अंदर, वो यहाँ पर आपको सारी कमांड दे रखी है। एक्सेल फाइल को क्या तरीका है, सबसे पहले तो हम इंस्टॉल करेंगे, एक पैकेज को लोड करेंगे, उसको तरीका ये दे रखा है, ठीक है। ये सारे आपके वो दे रखे हैं कि डेटा को जब व्यू करना है तो उससे रिलेटेड क्या कमांड डालनी है। स्ट्रक्चर डेटा जब हमें चेक करना है स्ट्रक्चर क्या है डेटा का, तो हम क्या डालेंगे। तो जो स्ट्रक्चर होता है डेटा का, वो हमें क्या बताता है कि ये डेटा का टाइप कौन सा है, कितने टाइप्स के इसके अंदर वेरिएबल्स हैं, और क्या स्ट्रक्चर है इस डेटा सेट का, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बताई जाती हैं। अब कमांड्स और सिंटेक्स क्या होते हैं आर के अंदर,
तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है हमारी आर कमांड का, तो आर जो होता है केस सेंसिटिव होता है, यानी कि जो है फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है आर के अंदर की एक्स और उसके आगे ये साइन लगाकर 10 लिखा हुआ है, तो एक्स जो होगा वो आपका वेरिएबल होगा और ये आपका जो साइन है ना ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और 10 है वैल्यू, तो यानी कि आपकी एक्स की वैल्यू 10 है। तो आप इस तरीके से वैल्यू रख सकते हैं और इस तरीके से आप अपने अर्थमेटिक ऑपरेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर सकते हैं आप इसके अंदर। वेक्टर्स भी बना सकते हैं आप इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपकी अभी भी बता रहा हूँ, ये जितने भी आपको जितनी भी कमांड्स जहाँ पर भी दिख जाए वो समझ जाइएगा आप किसका पोर्शन है, प्रैक्टिकल पोर्शन है आपका, थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है। उसके अलावा थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर इसका मेरे ख्याल से यही था, ऊपर जो आपका अभी एडवांटेजेस और आर वगैरह के बताए वही सारी चीज़ें थी। उसके बाद तो आपके सारी ये क्या आ रही हैं अब सारी चीज़ें, ये आपका सारा प्रैक्टिकल है कि डेटा फ्रेम किस तरीके से बनाते हैं, कॉलम को एक्सेस कैसे करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट हमारी क्या होती है, लूप्स क्या क्या होते हैं हमारे इसके अंदर, ये सारी चीज़ें, कमेंट कैसे डालते हैं हम आर के अंदर जब भी कमेंट डालनी हो तो हैशटैग डालते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट रूल्स क्या होते हैं ये पूछ लिए जा सकते हैं आपके थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रूल्स क्या क्या याद रखें, आर जो होता है हमारा केस सेंसिटिव होता है, जो वैल्यू आपने दी है वो उसके अकॉर्डिंगली ही काम करेगा। और इस साइन का हम इस्तेमाल करते हैं असाइनमेंट के लिए, जिसकी भी कोई भी वैल्यू रखनी होती है, जैसे ए उसके आगे ये साइन लगा हुआ है 10 लिखा होता है, यानी कि ए इज इक्वल टू 10, ए की वैल्यू 10 है। और फंक्शन जो होते हैं वो पैरेंथीज होते हैं, यानी कि आपको उनको इसके अंदर डालना होता है, फिर उसके बाद आपको जो है अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और मल्टीपल वैल्यू जो है अगर आपको बहुत सारी वैल्यू स्टोर करनी है तो आप सी लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यूज डालते रहेंगे कॉमा के अंदर, ठीक है। और हमेशा जब भी हमें इसके अंदर कमांड डालें तो हमेशा ब्रैकेट बंद कर दें आप इसका जो है, ठीक है। अगर आपका जो है प्रैक्टिकल इसके साथ साथ हो रहा होता तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आता। तो कॉमन गलतियां क्या क्या होती हैं, लोगों से आर का इस्तेमाल करते टाइम ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि आपका ब्रैकेट मिस कर दिया आपने, आपने फंक्शन की स्पेलिंग गलत डाल दी, जब फंक्शन की स्पेलिंग ही गलत है तो वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, ठीक है। और उसके अलावा केस आपने गलत डाल दिया, केस मिसमैच हो गया, फिर पैकेज ही लोड नहीं कर रखा आपने। तो अब पैकेजेस और लाइब्रेरीज क्या होती हैं आर के अंदर, तो पैकेज जो होता है हमारा आर के अंदर वो कलेक्शन होता है, यानी कि पैकेज के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ आती है, मैंने ऊपर भी बताया, फंक्शंस आते हैं, डेटा सेट्स आते हैं और डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। तो पैकेज के अंदर हर पैकेज की अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है, हर किसी के फीचर्स अलग होते हैं, जैसे कि कोई सा पैकेज होता है जो डाटा विजुअलाइजेशन करता है, डेटा को हमारा स्क्रीन पर दिखाता है ग्राफ के फॉर्म में, कोई मशीन लर्निंग करता है हमारा क्या नाम है पैकेज, कोई डेटा मैनिपुलेट करने के काम आता है। तो हर पैकेज की अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है, हर पैकेज का अपना अपना काम होता है, ये इंस्टॉल कैसे करते हैं पैकेज उसकी कमांड दे रखी है, पैकेज को लोड कैसे किया जाता है उसकी कमांड दे रखी है। अब डिफरेंस आपका क्या दे रखा है, तो ये कमांड वाले फिर से बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। अब डिफरेंस क्या आता है आपके पैकेज और लाइब्रेरी के अंदर, जो थ्योरेटिकल आपका क्वेश्चन आ सकता है कि पैकेज का मतलब होता है कि जो फंक्शंस वाली हमारी जितनी भी फाइल्स होती हैं जिनके अंदर सारे फंक्शंस होते हैं वो पैकेज कहलाए जाते हैं। और लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी एक कमांड है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी पैकेज को लोड करने के लिए या फिर किसी भी पैकेज को डाउनलोड करने के लिए, जिस कमांड का इस्तेमाल करें उस कमांड को हम लाइब्रेरी बोलते हैं। पैकेज को आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, आपको पैकेज पहले इंस्टॉल करना पड़ता है फिर उसके बाद अप्लाई करने पड़ेंगे। और लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जितने भी आपके पैकेज जो ऑलरेडी इंस्टॉल हैं वो जहाँ पर आपके जमा हो वो लाइब्रेरी कहलाई जाएगी। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है आपके जितने भी सारे पैकेज डाउनलोड होते हैं वो वहाँ पर आपके जमा होते हैं। तो एडवांटेजेस यही होते हैं पैकेज इस्तेमाल करने के कि अगर आप पैकेज इस्तेमाल करते हो तो आपका टाइम बचता है, आपको ज़्यादा कमांड्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और एडवांस टूल भी आपको पैकेज के अंदर मिल जाते हैं जिसको करने में आपको लंबा प्रोसेस लगेगा, आप पैकेज के ज़रिए बहुत जल्दी उसको कर सकते हो। कोडिंग करने को बहुत आसान बना देता है हमारे ये चीज़ जो है और एफिशिएंसी भी बढ़ा देता है। अब डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, क्या नाम है आर के अंदर जो है अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर डेटा जो होता है हमारा स्टोर रहता है। सबसे पहले आते हैं हमारे वेक्टर। वेक्टर जो होता है सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होता है, सबसे आसान वाला डेटा स्ट्रक्चर जो होता है ना वो हमारा वेक्टर कहलाया जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर जो है एलिमेंट होते हैं सेम डेटा टाइप्स के, जैसे कि हमने मार्क्स डाल दिया 80 75 90 60, ठीक है, सी लिख के, जैसे मैंने बताया था ना सी के बाद ब्रैकेट में कॉमा कॉमा करके करते हैं, तो इनको बहुत सारी चीज़ें डालनी थी तो वो इस तरीके से किया जाता है। वो अलग अलग टाइप के हमारे वेक्टर हो सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी हो सकता है जो नंबर से रिलेटेड हो, कैरेक्टर्स से रिलेटेड भी, लॉजिकल से रिलेटेड भी, 3 टाइप के हमारे वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका ये दे रखा है हमारा। और मैट्रिसेस क्या होती हैं, एक मैट्रिक्स हमारी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर रोज भी होती हैं हमारी, कॉलम भी होती है, जैसे आप मैट्रिक्स पढ़ते थे ना 1 2 3 4,
ऐसा करके आपकी 12th क्लास में जिसके पास भी मैथ्स थी 11th में, उन लोगों को ये मैट्रिक्स पता होंगी। तो ये मैट्रिक्स होती हैं आपकी, ठीक है ना। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे सेम टाइप के होते हैं। जैसे कि आपने ये कमांड डाली m इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 3 4, नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 2 की आपने ये कमांड डाल दी, तो आपकी जो है मैट्रिक्स बनकर आ जाएगी ऐसे आगे की तरफ, ठीक है, जैसे ये मैंने बताई है, ऐसे मैट्रिक्स बनकर आपके आ जाएगी। ठीक है, अब एरे क्या होता है? एरे मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है और इसकी 2 से ज़्यादा डायमेंशन हो सकती है हमारी, ठीक है ना। इस तरीके से हम एरे बना सकते हैं। एरे की कमांड ये दे रखी है। एरे के यूजेस क्या क्या है? ये कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस के अंदर काम आता है। जब डेटा हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो तब इसका इस्तेमाल करते हैं। और जब भी मल्टी डायमेंशनल डेटा जो भी होता है हमारा 3D डेटा 2D डाटा, उसको स्टोर करने में ये हमारे काम आता है। लिस्ट जो होती है, वो हमारे एलिमेंट्स जो होते हैं अलग अलग डेटा टाइप्स के, उनको स्टोर करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी लिस्ट बनानी है कि नाम है अरीब, एज दे रखी है 20 और मेरे मार्क्स इतने 80 75 90, तो जो है मैं इस तरीके से जो है अपनी वो बना लूँगा, लिस्ट बना सकता हूँ अपनी। और एक्सेसिंग लिस्ट, और जब भी मुझे उस लिस्ट में जाना है तो मैं माई लिस्ट लिखकर डॉलर का साइन लगाकर अपना नाम डाल दूंगा आगे। जिस भी बच्चे की मुझे चाहिए, मुझे सूरज की चाहिए तो मैं सूरज लिख दूंगा, सूरज के वो आ जाएंगे। इसके एडवांटेजेस ये हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और जो है मिक्स डेटा को स्टोर करके रखता है अपने पास। फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? फैक्टर्स जो जिनका इस्तेमाल किया जाता है वो कैटेगोरिकल डेटा को स्टोर करने के लिए जो है हमारे फैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जेंडर हो गया, ग्रेड हो गया, या फिर कस्टमर के टाइप हो गया, उन इस टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे फैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो फैक्टर्स कैसे बनाते हैं उसकी कमांड आपको दे रखी है और अलग अलग लेवल्स होते हैं हमारे फैक्टर्स के, वो यहाँ पर दे रखे हैं। इसका इस्तेमाल ये होता है जब भी हमें स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग करनी हो तब इसका इस्तेमाल होता है। और डेटा एनालिसिस और जो होता है इन्वॉल्विंग कैटेगरीज का, यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब डेटा फ्रेम आता है। डेटा फ्रेम जो होता है एक टेबल की तरीके का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसके अंदर रॉज भी होंगी आपकी, कॉलम्स भी होंगे, और कॉलम्स के अंदर जो है ना अलग अलग डेटा टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के डेटा फ्रेम, इस टाइप की चीज़ को क्या बोलते हैं? डेटा फ्रेम। तो किस तरीके से डेटा फ्रेम बनाते हैं उसका जो है इस तरीके से दे रखा है आपका, ठीक है। ये आपकी वो दे रखी है कमांड, ठीक है। कमांड में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। कंडीशनल और कंट्रोल फ्लोज क्या होता है? कंट्रोल फ्लोज स्टेटमेंट जो होती हैं वो डिसीजन मेकिंग में मदद करती हैं आर के अंदर, कि हमें इससे रिलेटेड डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फिर इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स आ गई। ये सारी स्टेटमेंट जो है आपकी, ये सारी जो है प्रैक्टिकल 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 फंक्शंस मैंने बता दिए। फंक्शंस जो होते हैं वो रीयूजेबल ब्लॉक होते हैं, ठीक है। रीयूजेबल ब्लॉक होते हैं कोड के जो एक एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं, उसी को हम फंक्शंस बोलते हैं। और हम फंक्शंस बना भी सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बना लिया, उसको जो है बाद में मैं उसका इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, ठीक है। एक रीयूजेबल ब्लॉक होता है ये, एक टाइप के हमारे फ़ायदे इसके यही होते हैं। ये जो इसका अंदर आपने कोड बनाया हुआ उसका आप दोबारा से इस्तेमाल भी कर सकते हो। और आप इसके अंदर ये नहीं होता, आपने एक बार फंक्शन बना दिया ना तो आप वो छोटा सा फंक्शन बार बार इस्तेमाल करते रहोगे। वो सारी चीज़ें जो है आप बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, ठीक है ना। आपने जो है फॉर एग्जांपल ऐड नंबर का फंक्शन बना दिया ये भी, तो जब भी आप लिखोगे इतना सारा ऐड नंबर नहीं लिखोगे, आप वो फंक्शन डाल दोगे जो भी आपने बना रखा है, ठीक है। और डीबगिंग को ये बहुत ज़्यादा इजी बना देता है। अब अप्लाई फैमिली भी होती है आर के अंदर। अप्लाई फैमिली जो होती है आर के अंदर वो अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करती है डेटा स्ट्रक्चर के साथ, बिना लूप के अंदर जाए ये सारे काम करती है हमारे अप्लाई फैमिली। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है, ये सारी चीज़ें भी आपकी रहने वाली हैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। एडवांटेजेस के यही होंगे कि ये लूप्स की जो ज़रूरत है उसको कम कर देती है, कोड्स को क्लीन कर देती है, एग्जीक्यूट करने इसको बहुत ज़्यादा आसान होता है और इजीली डेटा मैनिपुलेट कर देती है हमारी ये फैमिली जो होती है। तो इसके अंदर बेसिकली बात जो है, जो आपकी थ्योरी आने वाली है 10 मार्क्स की, जो पिछले साल आए थे क्वेश्चन, वो मैं बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन टू आर से आए थे आपके, फीचर्स ऑफ आर से आए थे, यूज़ ऑफ आर इन बिजनेस आए थे, एडवांटेजेस ऑफ आर, और इंस्टॉलेशन ऑफ आर पैकेजेस तो नहीं हमारे। एडवांटेजेस तक जो है ये मोस्टली जो है 10 मार्क्स का जो आपके 80% चांसेस बनते हैं कि यहीं से सवाल आएगा। बाकी 20% आगे का इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर पूछ ले तो पूछ ले, अदरवाइज मेरे ख्याल से तो नहीं पूछेगा, बस यहीं तक ही आपका रहेगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। हाँ, ये पैकेज और लाइब्रेरी पूछ सकता है, पैकेजेस के एडवांटेजेस वगैरह, और तो कुछ नहीं मुझे लग रहा। आगे के ऐसी कुछ चीज़ें जो पूछेगा ज़्यादातर, मोस्टली इसके अंदर प्रैक्टिकल इतनी सारी चीज़ें हैं। तो 15 मार्क्स का आपका ये चैप्टर है, यूनिट है, जिसके अंदर 10 का प्रैक्टिकल, वो सॉरी 10 की आपकी थ्योरी और 5 का आपका प्रैक्टिकल।
तो यही सब चीज़ें इसके अंदर पूछ सकते हैं, उसके अलावा तो आई थिंक कुछ नहीं पूछेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे इन्फ्यूजन के साथ। और जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹150 ओनली, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऊपर आई बटन दोनों जगह आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ, यूनिट नंबर 4। Everyone, how are you all? Welcome to Ed Infusion by Triumph Academy. As you all know, हमारे चल रही है सेमेस्टर 6 बिजनेस एनालिटिक्स की सीरीज। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 जो आपका रहने वाला है, इसके अंदर की आपकी थ्योरी रहने वाली है टोटल 10 मार्क्स की, और प्रैक्टिकल जो आपका इसका रहने वाला है वो रहने वाला है 5 मार्क्स का। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। और जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹150 ओनली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप जाकर जो है हमारे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के नोट्स सिर्फ 150 में परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है टॉपिक जो आता है इंपोर्टिंग डाटा फाइल्स इन आर, यानी कि किस तरीके से हम डेटा फाइल्स को डालते हैं। ये आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है कि यानी कि अगर जब भी हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ भी काम करना होता है तो उससे पहले हमें सारा डेटा जो है ना पहले अपनी आर के अंदर इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद जो है पहले डेटा डालेंगे तभी तो काम होगा। तो पहले डेटा हमें डालना पड़ता है और उसके बाद हम आगे काम करते हैं। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर आपकी सारी कमांड्स दे रखी हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी प्रैक्टिकल पोर्शन है, तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाने नहीं वाला हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आती है आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो हमारी एक ऐसे टाइप की स्टैटिस्टिक्स है, जितना भी जो हमारे पास डेटा है वो सारे डेटा को समराइज कर देती है और उसको डिस्क्राइब कर देती है कि इसके अंदर जैसे कि क्या क्या बात चल रही है। तो मेनली क्या क्या चीज़ें बताती है, सबसे पहले तो ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें निकाल के देती है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ आती है, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है ना। मीन मीडियन का फॉर्मूला दे रखा है मैंने ये कि क्या कमांड आपको लगानी है और आपको मीन मीडियन निकालना है। और मोड के लिए ये बोल रखा है कि आर के अंदर कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, मोड के लिए आप कस्टम मेथड से उसको निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन दूसरी चीज़ हम निकाल सकते हैं, एक तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम निकाल सकते हैं, दूसरी चीज़ हम क्या निकाल सकते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम निकाल सकते हैं, जैसे रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर निकाल सकते हैं। और सबकी कमांड्स भी यहाँ पर मैंने आपको दे रखी है। फ्रीक्वेंसी टेबल भी आप बना सकते हैं, जितने भी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए। डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं आप चार्ट्स का इस्तेमाल करके आर के अंदर, यानी कि विजुअलाइजेशन से जो है आपको मदद मिलती है। विजुअलाइजेशन का मतलब ये होगा कि आपका ग्राफ्स वगैरह बना दिए और चार्ट्स वगैरह बना दिए। तो विजुअलाइजेशन आपकी किस चीज़ में हेल्प करता है, आपके सारे पैटर्न क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है और रिलेशनशिप क्या है डेटा के बीच में, ये सारी चीज़ों को समझने में आपकी क्या मदद करता है, डेटा विजुअलाइजेशन हमारी मदद करता है। तो डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं जो डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर आएंगी, सबसे पहले आता है हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम तो आप लोगों को पता होगा, ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है कौन से डेटा की, कंटिन्यूअस डेटा की। कुछ इस टाइप का हमारा हिस्टोग्राम होता है, ठीक है ना। ये हमारा कुछ इस टाइप का हिस्टोग्राम होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये कंटिन्यूस सीरीज चल रही होती है, जैसे कि 1 है या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा 5 होगा। कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हिस्टोग्राम के अंदर बात चलती है, ठीक है। हिस्टोग्राम की यहाँ पर नीचे मैंने कमांड डाल रखी है कि आपको क्या क्या कमांड डालनी है और किस तरीके से आप हिस्टोग्राम बना सकते हो। इसका इस्तेमाल क्या क्या होते हैं, जब भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करना हो तो हम ये बनाते हैं, स्क्यूनेस को आइडेंटिफाई करना हो तो हिस्टोग्राम बनाया जाता है, और जहाँ कहीं भी आउटलायर्स, अगर हमें आउटलायर्स चेक करने हैं तो हिस्टोग्राम बनाया जाता है। दूसरा होता है हमारा बार चार्ट, ये कैटेगोरिकल डेटा कंपैरिजन के लिए बनाया जाता है। बार चार्ट भी कुछ इस टाइप का होता है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। थोड़े दूर दूर होते हैं, इंस्टाग्राम में तो सब मिले हुए होते हैं। जब भी हमें कैटेगोरिकल डेटा जो है कंपेयर करना है, जैसे ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, ये सेक्शन सी है, ये सेक्शन डी है, जब भी हमें कैटेगोरिकल डेटा को कंपेयर करना होता है तब हम क्या बनाते हैं, सारे अपने बार चार्ट्स को बनाते हैं। इससे रिलेटेड कमांड मैंने याद रखी है, तो इसके इस्तेमाल क्या क्या है, जब भी मैंने कैटेगरीज को कंपेयर करना है कि ए बी सी डी इन सब में क्या क्या फ़र्क है, तब जो है हम ये अपना बार चार्ट बनाएंगे। और जब भी फ्रीक्वेंसी दिखानी हो हमें ग्रुप की, तब ये हम अपना बार प्लॉट बनाते हैं, अपना बार ग्राफ। उसके बाद आता है हमारा बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट जो है हमारा मिनिम क्या क्या चीज़ें दिखाता है, जो हमारा मिनिमम क्या है, पहला क्वार्टाइल क्या है, मीडियन क्या है, थर्ड क्वार्टाइल क्या है और मैक्सिमम क्या है। ये पांचों चीज़ें जो है हमारी क्या दिखाता है, हमारा एक बॉक्स प्लॉट दिखाता है, ठीक है। और साथ साथ जितने भी हमारा आउटलायर्स होंगे उस डेटा के अंदर, वो सारी चीज़ें भी हमारा बॉक्स प्लॉट दिखाता है।
तो बॉक्स प्लॉट क्या क्या चीज़ें दिखाता है हमारा, मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम, ये 5 चीज़ें हमारा बॉक्स प्लॉट दिखाता है कि सबसे कम क्या है, पहला क्वार्टाइल क्या है, फिर मीडियन तो मिड की वैल्यू होगी, क्वार्टाइल 3 क्या होगा हमारा, और लास्ट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इससे रिलेटेड हमारे ये दे रखे हैं मैंने यहाँ पर कमांड्स आपकी डाल रखी हैं कि आपको क्या क्या कमांड इस्तेमाल करनी है अगर आपको बनाना है तो। और ये इसका इस्तेमाल क्या क्या होता है, ये आउटलायर्स को पता करने में मदद करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करने में मदद करता है, और स्प्रेड कितना है, ये सारी चीज़ों को समझने में हमारी मदद करता है। ठीक है ना। मैं आपकी कमांड बताकर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर लास्ट ईयर नहीं आई थी, तो इस साल भी मुझे लगता है नहीं आएगी, तो इस वजह से। अब उसके बाद आता है हमारा लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ जो होता है हमारा ट्रेंड्स को शो करता है कि ओवर टाइम हमारे ट्रेंड्स के अंदर कितने चेंज आ रहा है, कुछ इस टाइप का होता है ना, वो लाइन ग्राफ हमारा कहलाया जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर हम कहाँ का इसका इस्तेमाल करते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर। और जब भी हमें ट्रेंड को समझना है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है कि या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है हमारा, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अपना इसका लाइन ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हमारे स्कैटर प्लॉट भी होता है, ये दो न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच की जो है रिलेशनशिप बताता है, क्या, स्कैटर प्लॉट। उससे रिलेटेड सिंटेक्स जो है, कमांड जो है मैंने दे रखी है। और इसका इस्तेमाल क्या होता है, जब भी कोरिलेशन पता करना हो, जब भी हमें पैटर्न्स को डिटेक्ट करना हो, समझना हो, और जब भी रिलेशनशिप की मजबूती समझनी होगी, कितने ज़्यादा मजबूत जो है हमारे इस चीज़ के अंदर रिलेशनशिप है, तो जो है हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब कस्टमाइजिंग ग्राफ्स इन आर, यानी कि कॉमन पैटर्न, कॉमन पैरामीटर जो चार्ट्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हम जो है अपना ये सारी चीज़ें जो है ये आपके वो दे रखे हैं कि अगर आप मेन डालोगे तो टाइटल जो है चेंज हो जाएगा आपका, एक्स लैब लिखोगे तो एक्स एक्सिस का लेवल चेंज हो जाएगा, वाई लैब लिखोगे तो वाई एक्सिस का लेवल चेंज हो जाएगा, कॉल से आपके कलर चेंज हो जाएंगे, और टाइप से टाइप ऑफ लाइन या फिर प्लॉट ग्राफ जो भी है आपका, वो सारी चीज़ें आप कस्टमाइज कर सकते हो अपनी, ये सारी आर्ग्यूमेंट्स डालकर, ये सारी कमांड डालकर आप चेंज कर सकते हो। और ggplot2 है ये। ठीक है ना। वैसे तो ये ऑप्शनल एडवांस मेथड है, तो ये प्रैक्टिकल के अंदर पूछ लिया गया था लास्ट ईयर भी, तो ये आप देख सकते हो सब लोग ggplot का इस्तेमाल करके। मेन जो आपकी थ्योरी शुरू होती है ना, वो आपके यहाँ से शुरू होती है, जो आपके एग्जाम के अंदर मेनली पूछ ली जाएगी, वो तो आपका अब तक का था प्रैक्टिकल पोर्शन। अब मेन जो थ्योरी है आपकी वो यहीं से स्टार्ट हो रही है, उसको देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका डेटा डिस्क्रिप्शन। डेटा डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है, जब जो भी हमारे मेन फीचर्स हैं डेटा सेट के, जितने भी हमारे मेन फीचर्स हैं उनके डेटा सेट के, ठीक है, हम न्यूमेरिकल मेजर का इस्तेमाल करके उनको समराइज कर देते हैं या फिर उनको एक्सप्लेन कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डेटा की। और डेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी मेनली क्या क्या चीज़ आएंगी, मेनली दो हमारी चीज़ आती हैं डेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर। सबसे पहले आती है हमारी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और दूसरी आती है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। दोनों को एक एक करके समझने की क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आती है हमारी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारी जो है सेंट्रल या फिर एवरेज वैल्यू दिखाती है डेटा सेट की, कि डेटा सेट की एवरेज वैल्यू क्या है या डेटा सेट की सेंट्रल वैल्यू क्या है, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि टिपिकल वैल्यू क्या होगी डेटा की, जिसके अराउंड ये हमारा यानी एक ऐसी वैल्यू जिसके अराउंड हमारा ये पूरा डेटा घूम रहा है, वो हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। तो जो मेन 3 मेजर इसके अंदर आते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जो निकालने के लिए, वो आते हैं हमारे मीन, मीडियन और मोड। ये 3 चीजें हमारी इसके अंदर आती हैं, तो एक एक करके तीनों को समझते हैं। मीन, मीन का दूसरा नाम क्या होता है, अरिथमेटिक मीन। तो मीन जो होता है आपका एवरेज होता है सारी ऑब्जर्वेशन का। ठीक है ना। मीन कैसे निकालते हैं, मीन का हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ये सारी फॉर्मूलाज आप 11th क्लास से 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। फॉर एग्जांपल आपके मार्क है 60 70 80, तो आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑल वैल्यू कर दोगे 60 70 और 80, और टोटल वैल्यू कितनी है 1 2 3, 3 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, तो 60 प्लस 70 130 प्लस 80 210, और 210 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 70। इसके फायदे ये हैं, ये बहुत ज्यादा इजी टू कैलकुलेट होता है, और ये सारी ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल करता है, यानी कि एक तुक्के में बात नहीं करती, ये पहले सारी ऑब्जर्वेशन 60 70 80 का इस्तेमाल करो और उसके बाद आपको जो है कैलकुलेट करके दे रहा है। और डिसएडवांटेज ये है, अगर एक्सट्रीम वैल्यू होगी, आउटलायर्स होंगे, तो उससे इसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, यानी कि जब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू होगी तो उनकी जो है
हमारा मीन निकालना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा मीडियन। मीडियन जो होती है हमारी वो मिडल वैल्यू होती है। मीडियन जो होती है वो मिडल वैल्यू होती है जब हमारा डेटा अरेंज किया जाता है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले हम या तो क्या करते हैं इसके अंदर डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद जो है हम मीडियन निकालते हैं। मीडियन कैसे निकालते हैं, तो स्टेप्स इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस डेटा को ऑर्डर के अंदर लगाएंगे कि सबसे छोटी से बड़े या फिर बड़े से छोटा किसी भी ऑर्डर के अंदर लगा देंगे, और फिर बीच में देखेंगे कि मिडल वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए अगर आपकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो जो अगर ऑड है फिर तो ठीक है आपकी मिडल वैल्यू हो जाएगी, और अगर इवन है तो जो दो मिडल वैल्यूज होंगी ना, बीच के अंदर दो वैल्यूज आ रही होंगी आपकी, जाहिर सी बात है तो हम उन दोनों को क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, 10 20 30 40 50 ये आपका डेटा है, तो इसका मीडियन तो सीधा सीधा आपका आ गया 30। और अगर यहीं पर 60 होता तो हम यहाँ पर 30 और 40 देखते और 30 और 40 का एवरेज निकाल लेते। 30 और 40 का एवरेज कितना होता है, 30 + 40/2, जो जाता है हमारा 70/2, विच इज 35। तो आपका यहाँ पर मीडियन आ जाता 35, अगर यहाँ पर 60 भी इंक्लूड होता। अभी क्या है, आपका मीडियन 30 रहेगा। फायदे इसके ये हैं, या आउटलायर्स अगर होते हैं तो उससे कोई इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, और स्क्यूड डाटा के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो रहता है हमारा मोड का। मोड जो होता है हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू होती है डेटा सेट के अंदर, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो हमारे पूरे डेटा सेट के अंदर बार बार रिपीट हो रही होती है, वो हमारी क्या कहलाई जाती है, वो हमारी मोड कहलाई जाती है। एग्जाम्पल हमारा डेटा दे रखा है कि 2 4 4 6 8 है, तो 4 4 क्या है हमारा, 2 बार आ रहा है, तो हमारी इस डेटा सेट का मोड क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसके एडवांटेज ये हैं, फायदे ये हैं, जब भी कैटेगोरिकल डेटा के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है ना, यूजफुल होता है कैटेगोरिकल डाटा के लिए, और सिंपल टू आइडेंटिफाई होता है, यानी इसको समझना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो कंपैरिजन देख लेते हैं मीन मीडियन मोड का। तो मीन हमारी एवरेज वैल्यू होती है, मीडियन हमारी मिडल वैल्यू, और मोड क्या होती है, हमारी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू या रिपीटेड वैल्यू। अगर आउटलायर्स होते हैं तो बीच पे कोई फर्क पड़ता है ना, मीडियन पे पड़ता है ना मोड पे पड़ता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, न्यूमेरिकल डेटा के लिए, इसका इस्तेमाल स्क्यूड डेटा के लिए, और इसका इस्तेमाल कैटेगोरिकल डेटा के लिए। तो ये था इन तीनों के बीच में एक कंपैरिजन। अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन समझते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है ना, ये दिखाता है कि जो डेटा की वैल्यूज है वो कितनी स्प्रेड आउट है, ठीक है ना, यानी सेंट्रल वैल्यूज के अराउंड जो है वो कितनी स्प्रेड आउट हुई हुई है, कितनी जो है स्प्रेड आउट है। और अगर डिस्पर्जन आपका लो आता है मान लीजिए, तो जो डेटा वैल्यूज होंगी वो आपकी मीन से बहुत ज़्यादा पास होंगी। अगर डिस्पर्जन की वैल्यू बहुत कम आती है तो यानी कि आपकी जो डेटा की वैल्यूज हैं वो मीन से बहुत ज़्यादा पास है। और अगर आपका डिस्पर्जन बहुत हाई आता है, बड़ा हुआ आता है, तो हम ये समझते हुए चलते हैं कि जो डेटा वैल्यूज है वो वाइडली स्प्रेड है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है आपकी, ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर। अब मेन मेजर्स हमारे क्या क्या होते हैं इसके अंदर, मेन मेजर्स हमारे इसके अंदर आएंगे रेंज, ठीक है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तीन चीज़ें इसके अंदर हमारी होती हैं, रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब रेंज क्या होती है, रेंज होती है हमारी डिफरेंस होता है। रेंज किसका डिफरेंस होता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का, यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू और जो सबसे छोटी वैल्यू, उन दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो हमारा क्या कहलाया जाता है, रेंज कहलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी रेंज का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। एग्जांपल आपका डेटा दे रखा है 10 20 30 40, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है 40, और मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर आपकी 10। तो अगर आप 40 में से 10 माइनस करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 30, तो रेंज आपकी हो गई 30। लिमिटेशन कमियाँ इसकी यही है कि इसके अंदर सिर्फ दो ही एक्सट्रीम वैल्यूज को हम लेते हैं, या तो एक तो सबसे बड़ी और एक सबसे छोटी, और बाकी बीच की वैल्यूज को हम इग्नोर कर देते हैं, तो यही बस एक इसकी कमी है। दूसरी चीज़ जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारा वेरिएंस। वेरिएंस जो हमें बताता है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं, कौन सी वैल्यू हमारी मीन से कितनी दूर है, ईच वैल्यू हमारी कितनी दूर है मीन से, वही हमारा क्या बताता है, वेरिएंस हमारा हमको बताता है। इट कैलकुलेट्स एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन, यानी कि जो मीन का स्क्वायर्ड वो होता है, क्या नाम है, डेविएशन जितनी भी आती है हमारी मीन से, उसके जो है एवरेज को ऑफ स्क्वायर्ड निकालता है ये। तो यानी इसका फॉर्मूला ये होता है, आप देख सकते हैं, सम ऑफ एक्स माइनस मीन स्क्वायर अपॉन एन, यानी एक्स जो होगी आपकी वो वैल्यू होगी और एन होगा आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से हम निकालते हैं। दूसरा आता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, जो हमारा वेरिएंस था उसका स्क्वायर रूट होता है, यानी कि जो हमारा वेरिएंस निकाला था अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाया जाता है। यानी कि ये
एवरेज डेविएशन निकालता है हमारे मीन से। फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, कि वेरिएंस का क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आता है। तो अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो हम समझेंगे कि जो डेटा है वो क्लोजली ग्रुप है, ठीक है ना, वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ हुआ। और अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा आता है, बड़ा आता है, तो हम ये समझेंगे कि डेटा जो है वो हमारा वाइडली स्प्रेड है, वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ हुआ है, फैला हुआ है हमारा डेटा जो है, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं हम। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्पर्जन हम देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्पर्जन यही होंगी कि हमारे डेटा सेट्स को कंपेयर करने में हेल्प करता है, कंसिस्टेंसी को मेजर करता है, और रिस्क क्या क्या है फाइनेंस में, उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, और वेरिएबिलिटी को डिटेक्ट करता है। तो रिलेशनशिप्स क्या होती हैं हमारे वेरिएबल के बीच में, तो जब दो या फिर उससे ज़्यादा वेरिएबल्स को हम स्टडी करते हैं एक साथ, तो हम उनकी रिलेशनशिप को पता करते हैं। तो मेन मेजर्स क्या क्या होते हैं, ये तीन चीज़ें हम निकालते हैं इसके अंदर। कोवेरियंस निकालते हैं, को रिलेशन निकालते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालते हैं। ये तीन चीज़ें हमारी निकाली जाती हैं। अब कोवेरियंस जो है वो हमारा बताता है कि किस तरीके से जो दो वेरिएबल है वो एक साथ मूव कर रहा है, वो हमारा क्या बताता है, कोवेरियंस बताता है, ठीक है ना। जैसे कोवेरियंस निकालना है एक्स और वाई का, तो उसका हमारा फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है ना, समीशन ऑफ एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स और वाई माइनस मीन ऑफ वाई अपॉन एन। यहाँ पर अगर हमारा कोवेरियंस पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, अगर हमारा आंसर प्लस में आ रहा है, तो हम ये समझेंगे कि जो दो वेरिएबल है, जो दोनों एक्स और वाई हैं, वो दोनों किस में जा रहे हैं, हमारे सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। और अगर हमारा नेगेटिव कोवेरियंस आ रहा है, यानी कि माइनस में आंसर आ रहा है, तो हम ये समझेंगे कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो किस में जा रहा है, हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक दूसरे से इधर उधर जा रहा है। और अगर जीरो कोवेरियंस आ रहा है, यानी कि कोवेरियंस बिल्कुल जीरो आ रहा है, तो हम ये समझेंगे कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो कमियां इसकी यही होंगी, ये हमारी स्ट्रेंथ जो है वो नहीं बता पाएगा रिलेशनशिप की, ठीक है। ये बता देगा कि सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, या कोई डायरेक्शन नहीं है, बट ये जो है हमारी स्ट्रेंथ नहीं बताएगा। और जो वैल्यूज होंगी वो यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करेंगी हमारी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं कोवेरियंस के अंदर। कोवेरियंस के बाद हमारा आता है कोरिलेशन। कोरिलेशन जो होता है वो हमारा स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, वो दोनों ही चीज़ें जो है कैलकुलेट करता है। ऊपर सिर्फ हम डायरेक्शन निकाल पा रहे थे कोवेरियंस के अंदर, कोरिलेशन के अंदर हम स्ट्रेंथ भी निकाल पाएंगे और साथ साथ डायरेक्शन भी निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो कोरिलेशन जो होता है हमेशा हमारे या तो -1 से लेकर +1 के बीच में आएगा, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं आ सकता। तो कोरिलेशन की रेंज क्या होती है, -1 से +1। अगर +1 आ रही है तो हम क्या बोलेंगे, ये परफेक्टली पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और अगर 0 आ रही है तो हम क्या कहेंगे, कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। और अगर -1 आ रही है तो हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इसका यहाँ पर आपका फॉर्मूला दे रखा है कोवेरियंस का, ठीक है। कोवेरियंस ऑफ वो कोरिलेशन का, सॉरी, कोरिलेशन का हमारा फॉर्मूला दे रखा है कि आर इज इक्वल टू कोवेरियंस। कोवेरियंस हम ऊपर लेंगे और अपॉन में दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड में, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ कोरिलेशन देखते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन जैसे कि एडवर्टाइजिंग और सेल होगा है, कि अगर हम जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी सेल बढ़ेगी। इस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं हम पॉजिटिव कोरिलेशन। और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव कोरिलेशन, जैसे प्राइस और डिमांड की, जितने ज़्यादा हम प्राइस बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी डिमांड कम होगी। एक चीज़ के पढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो वो प्राइस और डिमांड हो गई, ठीक है ना। और तीसरी चीज़ होगी हमारी जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन यानी ऐसी चीज़ है जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं होता, वो जीरो कोरिलेशन के अंदर आती है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसको आर स्क्वायर भी बोला जाता है, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो होता है वो हमारे कोरिलेशन जो हमारा ऊपर आया, ये जो हमारा यहाँ से वैल्यू है, अगर हम उसको स्क्वायर कर दें कोरिलेशन का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हम उसको बोलते हैं, ठीक है ना। आर स्क्वायर हमारे किसके बराबर होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मेन पर्पज यही होता है, ये शो करता है कि कितनी वेरिएशन हो रही है एक वेरिएबल के अंदर जो है दूसरे वेरिएबल के थ्रू, ठीक है ना। यही इसका मेन पर्पस होता है कि हमें यही बताता है कि एक वेरिएबल के अंदर दूसरे वेरिएबल के थ्रू क्या वेरिएशन हो रही है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। इंटरप्रिटेशन इसकी क्या होगी, अगर आपका आर है 0.8, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 0.8 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा आपका 0.64, यानी कि 64% जो है आपकी वेरिएशन है इन दोनों के अंदर, ठीक है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल की जो है डिपेंडेंट वेरिएबल द्वारा जो बताई जा रही है वो आपकी कितनी है, 64% की है। और जो रेंज होगी आपकी आर स्क्वायर जो होगा वो हमेशा 0 और
वन के बीच में होगा। मेन इसकी इंपॉर्टेंस हमारी यही है, ये रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। मेजर गुडनेस ऑफ फिट, यानी फिट की जो है गुडनेस को मेजर करता है और ये प्रेडिक्टिव पावर को बताता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे एक फ्यूचर के साथ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यूनिट नंबर 5। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹150 ओनली, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। और अब यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू एड इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। एज यू ऑल नो हमारी चल रही है बिजनेस एनालिटिक्स सेमेस्टर 6 की सीरीज। तो आज का रहने वाला है हमारा यूनिट नंबर 5। तो गाइज ये जो आपका यूनिट है, ये जो है अब 25 मार्क्स का यूनिट आपका रहने वाला है। 25 मार्क्स यानी कि ये बहुत ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं आपके इसी यूनिट से आपके बनने वाले हैं। 60 मार्क्स का जो टोटल पेपर ही है, जिसके अंदर से सिर्फ 25 मार्क्स का ये यूनिट आपका रहने वाला है। तो इस पर जो है मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम आप लोगों के लिए लेने वाला हूँ और आप लोगों को अच्छे से समझाने वाला हूँ, ताकि ये चैप्टर, ये यूनिट जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छा खासा स्कोर कर पाए। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये यूनिट करके चले जाते हैं तो अच्छा खासा आप मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। और जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फ्रॉम यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के फॉर द ₹150 ओनली, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। तो करते हैं आज की वीडियो की स्टार्ट। सबसे पहले जो आपका टॉपिक आता है वो आता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं रिलेशनशिप पता करने के लिए। इनके बीच में रिलेशनशिप पता करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में। जिस स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करके हम रिलेशनशिप पता करते हैं उसको सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बोलते हैं। यानी इससे हमें ये समझ में मदद मिलती है कि किस तरीके से एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर फर्क डालता है। तो दो वेरिएबल हमारे होते हैं, एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारा एक्स वेरिएबल होता है, यानी कि इसकी वजह से जो है हमारा चेंज होता है, जिसकी वजह से चेंज हो वो क्या कहलाया जाएगा, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो दूसरा वेरिएबल होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो y से हम डिनोट करते हैं। और ये वो वेरिएबल होता है जिसके ऊपर फर्क पड़ता है, यानी कि इसकी वजह से फर्क पड़ता है और इसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो जिसकी वजह से फर्क पड़े इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जिसके ऊपर फर्क पड़े वो डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हमने ले ली x और इफेक्ट और सेल्स ले ली हमने y। ठीक है ना, तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जितनी बढ़ेगी सेल्स के ऊपर उतना ही ज़्यादा हमारा फर्क पड़ेगा। तो यही चीज़ है हमारी। ऐसे ही स्टडी आवर्स ले लिए हमने एक्स और एग्जाम के मार्क्स ले लिए वाई के। जितने स्टडी आवर्स ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा एग्जाम में मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जिस चीज़ से फर्क पड़े वो इंडिपेंडेंट और जिस चीज़ पर फर्क पड़े वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो रिग्रेशन हमें ये प्रिडिक्ट करने में मदद करता है कि वैल्यू ऑफ वाई क्या होगी, यानी कि जब हमें एक्स पता है तब हम वैल्यू ऑफ वाई प्रिडिक्ट कर सकते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन के मॉडल के थ्रू। कि जब हमें एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पता है तो हम सेल्स अपनी अज्यूम कर सकते हैं कि कितनी होने वाली है। तो रिग्रेशन इक्वेशन आती है हमारी। तो रिग्रेशन इक्वेशन जो लिखी जाती है वो इस तरीके से लिखी जाती है कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई आपको पता है डिपेंडेंट वेरिएबल कि जिसको हम निकालना चाह रहे हैं, जो हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। और एक्स होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जिसकी थ्रू हम निकाल रहे हैं। ए होता है हमारा इंटरसेप्ट, यानी कि वो वैल्यू ऑफ वाई जब एक्स आपका जीरो होगा, यानी जब एक्स आपका कुछ भी नहीं है, एक्स आपका जीरो है, तब आपकी जो वैल्यू ऑफ वाई होगी वो आपका ए कहलाया जाता है, इंटरसेप्ट जिसको बोलते हैं। बी होता है हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी कि जो स्लोप होती है उस लाइन की वो हमारी होती है बी से डोनेट करता है। मीनिंग क्या होती है इस बी के बारे में समझते हैं। मीनिंग ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट बी। तो जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है वो ये शो करता है कि कितना ज़्यादा वह चेंज होता है जब x जो है हमारा एक यूनिट से बढ़ा दिया जाता है। यानी जब हम x को एक यूनिट से बढ़ा देंगे तो उसका y के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा, ये हमारा बताता है रिग्रेशन कोफिशिएंट। यानी b हमें यही बताता है कि x के एक यूनिट बढ़ाने से y के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारी इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 10 + 2x। तो इसका मतलब ये है कि जब हम x को एक यूनिट से बढ़ा देते हैं तो y हमारा 2 यूनिट से बढ़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ पर 2 है ना, तो y जो है हमारा 2 यूनिट से बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारा निकाला जाता है। अब अजम्पशन क्या होती है हमारी सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर, तो कुछ बेसिक अजम्पशन जो है आपको सेटिस्फाई करनी पड़ती है। सबसे पहली तो होती है रिलेशनशिप जो होती है x और y के बीच में, ये हमेशा लीनियर रिलेशनशिप होगी। इसको हमें आप याद रखिएगा कि इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए,
लीनियर रिलेशनशिप होनी चाहिए, और ऑब्जर्वेशन जो होनी चाहिए इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, हमेशा इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और एरर टर्म जो होती है उनकी एक कांस्टेंट वेरिएंस होना चाहिए हमेशा, और एरर जो है हमेशा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो ये चार चीज़ें हैं इसके अंदर, लीनियर, इंडिपेंडेंट, कांस्टेंट वेरिएंस होना चाहिए और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए एरर्स। तो ये चार अजम्पशंस हमारे सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर ली जाती हैं। अब यूज़ क्या क्या होता है इस सिंपल लीनियर रिग्रेशन का, कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि तीन जगह इसका बेसिकली इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो प्रिडिक्शन करने में, किसी भी चीज़ का आगे प्रिडिक्ट करने में क्या चीज़ होने वाली है, और दूसरा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप कितना है, ठीक है, कि एक चीज़ का दूसरों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है वो पता करने में, और तीसरा फोरकास्टिंग ट्रेंड, यानी ट्रेंड को समझने में हमारे कि आगे हमारा क्या ट्रेंड रहने वाला है उसको फोरकास्ट करने में मदद मिलती है। तीन इसके एग्जाम्पल वो काम आते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये मान लीजिए हमने सेल्स के ऊपर हम प्रिडिक्ट करेंगे कि हमने एडवर्टाइजिंग के ऊपर कितना खर्चा करा, उससे हम सेल्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 5,000 का अगर हमने एडवर्टाइजिंग पे खर्च करे तो 10,000 तो हमारी सेल बढ़ जाएगी। तो ये हमारी जो है वो है कि हमने सेल्स प्रिडिक्ट करी। या फिर साइज के अकॉर्डिंगली हम हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 50 गज की प्रॉपर्टी है ये, तो इसके हिसाब से इसके प्राइस कितने होने चाहिए, 50 लाख होने चाहिए, कितने होने चाहिए। और डिमांड हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं प्राइस से कि अगर हम 5 रुपये से अपना प्रोडक्ट बढ़ा देते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी गिर जाएगी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होता है वो रेंज ऑफ वैल्यूज होती है जिसके अंदर जो ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर है वो एक्सपेक्टेड टू लाई होता है, यानी कि जो ट्रू पॉपुलेशन ऑफ पैरामीटर है वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो इन्हीं रेंज के बीच में आएगा, ठीक है ना। और ये बात सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ कही जाती है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं, ठीक है ना। कि क्या रेंज है, यानी कि हम एक सिंगल एस्टिमेट नहीं देते इसके अंदर, कि एक सिंपल नंबर नहीं बोलते, हम इसके अंदर रेंज दे देते हैं आपको कि क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मीन इनकम जो है आपकी वो आपकी 50,000 आ रही है, ठीक है ना, और आप इस चीज़ से 95% श्योर हो आप इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा आपका 45,000 से लेकर 55,000 के बीच में। आपने मीन निकाला कि 50,000 का अराउंड मेरा हिसाब बैठ रहा है और आप इस चीज़ पे 95% श्योर हो गए, बट आप सामने वाले को ये नहीं बोलोगे कि 50,000 की मीन इनकम आ रही है, आप ये बोलोगे कि मेरी 45 से लेकर 55,000 तक के बीच की जो है मेरी इनकम है। तो यानी कि यहाँ पर हम 95% कॉन्फिडेंट है कि जो ट्रू एवरेज इनकम है हमारी, जो इनकम होने वाली है वो हमेशा 45,000 से लेकर 55,000 के बीच में लाई करेगी, इससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकती, बहुत कम ही चांसेस हैं। अब कॉन्फिडेंस लेवल क्या क्या होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल हमें ये बताते हैं कि हम कितने सर्टन हैं, हम कितने कॉन्फिडेंट हैं किसी भी एस्टिमेट के बारे में, कि ये जो हमने तुक्का बताया है 45 से लेके 55 तक का ही, इससे रिलेटेड हम कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। तो हमारे अलग अलग कॉन्फिडेंस लेवल होते हैं, 90% कॉन्फिडेंट, 95%, 99%। तो जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल होता है उतना बड़ा हम इंटरवल लेते हैं, ठीक है। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल का रिग्रेशन के अंदर क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल का इस्तेमाल किया जाता है एस्टिमेट निकालने के लिए। किस चीज़ का एस्टिमेट निकालने के लिए, रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकालने के लिए और मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल निकालने के लिए, यानी दो चीज़ें निकालने के लिए हमारा इसका रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, एक रिग्रेशन कॉफिशिएंट और दूसरा मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी ये हमारी हेल्प करता है रियलाइबिलिटी ऑफ द मॉडल को मेजर करने की, कि कितना रियलाइबल है हमारा मॉडल, इस चीज़ को मेजर करने में हमारी कौन मदद करता है, हमारा ये कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारी हेल्प करता है। तो इंपॉर्टेंस यही है हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल की, कि एक्यूरेसी बताता है हमें एस्टिमेट हमारा कितना एक्यूरेट है, और अनसर्टेनिटी कितनी है हमारे प्रिडिक्शन में, कि हमारी प्रिडिक्शन कहाँ तक गलत हो सकती है, अनसर्टेन कितनी है, और डेटा से रिलेटेड बेटर डिसीजन लेने में ये हमारी मदद करता है, कि जो हमारा डेटा है उससे रिलेटेड हम सही डिसीजन ले सकें, इस चीज़ में हमारी मदद करता है। अब उसके बाद आता है हमारा प्रिडिक्शन इंटरवल। तो प्रिडिक्शन इंटरवल का जो इस्तेमाल किया जाता है वो रेंज को प्रिडिक्ट करने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, कि फ्यूचर ऑब्जर्वेशन जो आने वाली है वो हमारी किस रेंज के बीच में आने वाली है, यानी कि ये हमारी वो रेंज बताता है कि जो फॉर प्रिडिक्टिंग एन इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ वाई फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, कि अगर एक्स हमारा इतना है तो वाई की वैल्यू हमारी किस रेंज के बीच में आएगी, ये हमारा बताता है प्रिडिक्शन इंटरवल, ठीक है। तो डिफरेंस यही है हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल और प्रिडिक्शन इंटरवल के बीच में, कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा मीन वैल्यू का एस्टिमेट बताता है और ये फ्यूचर के अंदर क्या वैल्यू आ सकती है वो चीज़ प्रिडिक्ट करके बताता है। रेंज कॉन्फिडेंस इंटरवल की नैरो होती है और प्रिडिक्शन इंटरवल की वाइड होती है, बड़ी होती है। कॉन्फिडेंस इंटरवल पॉपुलेशन मीन एस्टिमेशन निकालने के काम आता है और प्रिडिक्शन इंटरवल फ्यूचर ऑब्जर्वेशन
को प्रिडिक्ट करने के काम आता है। एग्जाम्पल कॉन्फिडेंस इंटरवल का ये होगा कि अगर आप एवरेज सेल निकाल लो कि अगर आपने एडवर्टाइजिंग लेवल इतना करा है तो आपके उस हिसाब से एवरेज सेल कितनी होगी, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा। और जब आप किसी स्पेसिफिक कंपनी या फिर स्पेसिफिक केस की सेल्स निकाल रहे हो किसी केस के अंदर, तो वो आपका प्रिडिक्शन इंटरवल होगा। फॉर एग्जांपल ये दे रखा है एवरेज, सपोज करते हैं हम रिग्रेशन के थ्रू हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि अगर आपकी एवरेज सेल है 10,000 रुपये की, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर आपका 95% है तो आप बोलोगे कि 9500 से लेकर 10,500 तक का है मेरा क्या नाम है ये रेंज जो है। और अगर आपको प्रिडिक्शन इंटरवल निकालना है 95% पर, तो आप ये बोलोगे 8,000 से लेकर 12,000 तक, क्योंकि प्रिडिक्शन लेवल हमेशा बड़ा होता है। तो प्रिडिक्शन इंटरवल जो है वो वाइडर होता है हमेशा, क्योंकि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है, यानी कि एवरेज से काफ़ी ज़्यादा वराय करती है इस वजह से। तो इंपॉर्टेंस यही है प्रिडिक्शन इंटरवल की। प्रिडिक्शन इंटरवल हमारी मदद करता है जो फ्यूचर वैल्यूज़ है उनको पहले से पहले फोरकास्ट करने में कि क्या वैल्यू रहने वाली है, रिस्क असेसमेंट में कि रिस्क को समझने में कि कितना ज़्यादा रिस्क है, प्लानिंग करने में और डिसीजन मेकिंग करने में, इस सारी चीज़ों में हमारा प्रोडिक्शन इंटरवल हमारी मदद करता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जो है हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो कि हमने ऊपर पढ़ा उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, उसी का एक बड़ा वर्जन है, जहाँ पर हम एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं ताकि हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर पाएँ। पिछली बार हमने सिर्फ एक्स लिया था ना, अपनी बार सिर्फ एक एक्स वेरिएबल नहीं लेंगे। इंस्टेड ऑफ एक्स वेरिएबल वी यूज़ मैनी एक्स वेरिएबल, यानी कि अगर एक एक्स वेरिएबल नहीं लेते हैं, अलग अलग लेते हैं x1 x2 x3, एक से ज़्यादा जब हम एक्स लें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लें, तो तब हम कौन से रिग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का। एग्जांपल ये है कि सेल आपकी हो सकता है किसी भी चीज़ पर डिपेंड कर सकती है, एडवर्टाइजिंग के ऊपर, प्राइस के ऊपर, इनकम के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, तो रिग्रेशन इक्वेशन क्या होगी, तो जो इक्वेशन होती है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की वो ऐसे दिखाई जाती है, जैसे उसका ये था ना y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ऐसे ही आपका y इज इक्वल टू ए प्लस बी वन एक्स वन बी टू एक्स टू बी थ्री एक्स थ्री, ऐसे जितनी ज़्यादा आपको लेना है बी एन एक्स एन तक आप ले सकते हैं। तो y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक आपका इंटरसेप्ट होगा, बी वन बी टू बी थ्री आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा। ये भी आपकी पुरानी वाली ऊपर वाली क्वेश्चन की तरह ही है जैसा हमने ऊपर देखा था। एग्जाम्पल ये है कि आपकी जो सेल है वो सिर्फ एडवर्टाइजिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करती, साथ साथ प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो रिग्रेशन मॉडल आपका ऐसा बनेगा कि सेल्स इज इक्वल टू 5+2 एडवर्टाइजिंग -1 प्राइस, यानी कि इंटरप्रिटेशन अगर आपकी ये रिग्रेशन मॉडल ऐसा दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एडवर्टाइजिंग जो है, आप एडवर्टाइजिंग 1 यूनिट से आप बढ़ा देते हो तो आपकी सेल बढ़ जाएगी 2 यूनिट से, और अगर आप प्राइस बढ़ा देते हो 1 यूनिट से तो आपकी सेल गिर जाएगी 1 यूनिट से। तो ये हमारा ये चीज़ दिखा रहा है हमारा। तो एडवांटेज यही है कि ये ज़्यादा अच्छी प्रिडिक्शन हमें बताता है, ज़्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन बताता है, क्योंकि आपकी कभी भी कोई भी चीज़ जो है एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होती, उसके एक से ज़्यादा चीज़ों पर जो है वो डिपेंड करती है। और यहाँ पर हम बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं ऑलरेडी, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल को निकालने के लिए। और तीसरा ये है कि इस यहाँ से हम अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। जब हमें अच्छी प्रिडिक्शन मिलेगी, अच्छी एक्यूरेट प्रिडिक्शन मिलेगी, तो हम अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। तो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, बिजनेस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, सेल्स करने में, फोरकास्टिंग करने में, मार्केटिंग एनालिटिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, फाइनेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में इनकम और कंजम्पशन निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, फाइनेंस के अंदर स्टॉक के प्राइस को प्रिडिक्ट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और हेल्थ केयर के अंदर डिजीज़ का पता लगाने के लिए अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कमियाँ इसकी यही होंगी, इसके अंदर आपको बहुत बड़ा डेटा मिलता है तो उसको हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, और मल्टी कोलिनियरिटी की यहाँ पर रिस्क होता है, यानी कि अगर कोरिलेशन ज़्यादा हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में तो दिक्कत हो सकती है आपको, और ये मॉडल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट देखा था, जो आपका रिलेशनशिप दिखाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। ये यानी कि एक्सप्लेन करता है कि कितना ज़्यादा जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 1 यूनिट चेंज होने से चेंज हो जाता है। ठीक है, और हमने ये इक्वेशन भी ऊपर देख ली थी, वही सारी चीज़ें आपकी रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर आपका ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट था वो बी था, जो हमने ऊपर समझा वही चीज़ यहाँ पर फिर से आ गई। तो जो कोफिशिएंट बी है वो ये है, साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताता है और स्ट्रेंथ भी बताता है रिलेशनशिप की। ठीक है, तो इसका एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है। सिंपल रिलेशन एनालिसिस के अंदर हमने पढ़ा है कि सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो सेल्स, ये वही सारे ऊपर के जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिए थे वही यहाँ पर आपके एक दो रिपीट और हो रहा है।
और ऐसे ही मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का फिर से दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं हम क्या क्या चीज़ें हैं। आपके टाइप ऑफ कोफिशिएंट होते हैं, अलग अलग टाइप के कोफिशिएंट होते हैं। एक होता है आपका इंटरसेप्ट ए, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स था ना। अब ये ए क्या होता है, इंटरसेप्ट जो होती है हमारी वो वैल्यू होती है वाई की, जब जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो जब सारे जीरो होंगे तो हमारी जो वाई की वैल्यू होगी वो क्या कहलाई जाएगी, हमारी इंटरसेप्ट कहलाई जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेल्स आपकी 5+3 है कि आपकी रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है, तो जब आपकी एक्स जीरो होगी तो आपकी सेल्स होगी 5। ठीक है ना, सेल्स 5 होगी तो यानी कि यही आपका ए होगा, ए ही आपका 5 होगा, यानी कि वो वैल्यू सेल की जब हमारा एक्स जीरो है। अब दूसरी चीज होती है हमारा स्लोप कोफिशिएंट भी। तो स्लोप कोफिशिएंट हमने ऊपर भी देखा, ये रेट बताता है कि एक्स के चेंज होने की वजह से वाई के कितना रेट चेंज हुआ, और अगर आपका पॉजिटिव स्लोप आ रहा है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और अगर नेगेटिव स्लोप आ रहा है तो नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इंपॉर्टेंस यही होती है इसकी, ये हमें रिलेशनशिप समझने में मदद करता है वेरिएबल्स के बीच की, बिजनेस डिसीजन लेने में मदद करता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ठीक है, जो हमारे आउटकम्स के ऊपर फर्क डालते हैं। ये हेट्रोसिडेसिटी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका लास्ट ईयर के अंदर डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि हेट्रोसिडेसिटी को ही आपको पूरा एक्सप्लेन करना था, तो लास्ट ईयर जो ये चीज़ पूछ ली गई थी। तो हेट्रोसिडेसिटी जो है तब होती है जब वेरिएंस ऑफ एरर when the variance of error terms is not constant across observation, यानी कि जो variance of error है वो कांस्टेंट नहीं है। जितनी भी हमने ऑब्जर्वेशन निकाली उसके अंदर जब वेरिएंस ऑफ एरर कांस्टेंट नहीं होता, सेम नहीं होता, हमेशा रेगुलर नहीं आ रहा होता, तो उसी को हेट्रोसिडेसिटी बोल दे कि यहाँ पर हेट्रोसिडेसिटी हो रही है। यानी सिंपल वर्ड के अंदर समझे तो द स्प्रेड ऑफ एरर चेंज फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि आपका स्प्रेड ऑफ एरर जो है वो बदलता जा रहा है। यानी कि अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अलग अलग वैल्यू रख रहे हो तो आपके स्प्रेड ऑफ एरर बदलता जा रहा है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसिडेसिटी बोलते हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर जो है हम हमेशा ये अज्यूम करके चलते हैं, हमने ऊपर भी देखा कि इसके अंदर कांस्टेंट वेरिएंस है, वेरिएंस चेंज नहीं होता, ये हम हमेशा अज्यूम करके चलते हैं। तो जब ये अजम्पशन वायलेट कर दी जाती है, ये अजम्पशन तोड़ दी जाती है कि ये जो है आपका जो आ रहा है वो आपका वेरिएंस चेंज होता जा रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तब जो है हेट्रोसिडेसिटी हो जाती है। फॉर एग्जांपल सपोज हम स्टडी कर रहे हैं इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच की रिलेशनशिप को, तो लो इनकम पीपल के लिए स्पेंडिंग वेरिएशन बहुत छोटा है और हाई इनकम पीपल के लिए स्पेंडिंग वेरिएशन बहुत बड़ा है, तो इससे जो है अनइक्वल वेरिएंस क्रिएट हो गया। ठीक है ना, बराबर का वेरिएंस देंगे, ना ही लो इनकम पीपल और हाई इनकम पीपल के लिए वेरिएंस जो है सेम उसमें नहीं आ रहा, तो इसी चीज़ को हम क्या बोल देंगे, हेट्रोसिडेसिटी बोल देंगे। तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इसकी यही होगी कि अगर हम प्लॉट रेजिडुअल डालेंगे यानी एरर को डालेंगे एक्स के ऊपर, तो हमारा जो स्प्रेड ऑफ पॉइंट होगा वो इक्वल होगा, तो हम बोलेंगे ये होमोसिडेसिटी है। यानी कि अगर स्प्रेड ऑफ पॉइंट बराबर है तो हम क्या बोलेंगे, होमोसिडेसिटी है, यानी कि सब चीज़ें ठीक चल रही है। और अगर हमारा ग्राफ के ऊपर जो है स्प्रेड बढ़ रहा है या फिर स्प्रेड कम हो रहा है, तब हम क्या बोलेंगे, हेट्रोसिडेसिटी है, अनइक्वल वेरिएंसेस है, बराबर नहीं है। ठीक है ना, ये कभी कभी कोन या फिर फनल शेप का भी आपको दिखने लग जाता है। तो कॉजेस क्या क्या होती हैं कि ये अनइक्वल वेरिएंस आता क्यों है, हेट्रोसिडेसिटी होती क्यों है। तो कॉमन कॉजेस की वजह यही है कि इनकम इनक्वालिटी जब हो जाती है, या फिर ऑब्जर्वेशन के अंदर जब बहुत बड़ा फर्क आ जाता है कि एक वैल्यू तो 0 है, एक वैल्यू 1 करोड़ है, तो जब इतना ज़्यादा फर्क आ जाए, बड़े बड़े फर्क आए, तब हेट्रोसिडेसिटी की प्रॉब्लम होती है। और अगर आप इनकरेक्ट मॉडल लगा दो, आपने सही से स्पेसिफाई नहीं करा कि यहाँ पर कौन सा मॉडल हमें लगाना था, गलत मॉडल आपने लगा दिया, तब ये हेट्रोसिडेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर ओमिटेड वेरिएबल्स हो तो उसकी वजह से भी हेट्रोसिडेसिटी हो जाती है। तो जब हेट्रोसिडेसिटी हो जाती है तो उसके फर्क क्या पड़ते हैं, इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं, तो इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहला जो होता है हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट, वो अनबायस्ड रहता है, लेकिन जो है स्टैंडर्ड एरर जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, हाइपोथेसिस टेस्ट जो है बेकार हो जाता है, अनरिलायबल हो जाता है। जब हाइपोथेसिस टेस्ट जो है आपका जब वही अनरिलायबल है तो उसका क्या फ़ायदा उसको उस चीज़ को करने का। और जो मॉडल आपका प्रिडिक्ट करेगा चीज़ें वो गलत चीज़ है, मतलब एक्यूरेट चीज़ें प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, कम एक्यूरेट चीज़ें प्रिडिक्ट करेगा, मतलब प्रिडिक्ट तो कर लेगा बट कम एक्यूरेटली करेगा, उतना ज़्यादा जितना एक्यूरेटली उसको प्रिडिक्ट करना चाहिए तो उतना एक्यूरेटली उस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं करेगा वो। अब मेथड्स क्या होते हैं हेट्रोसिडेसिटी को डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए कि हेट्रोसिडेसिटी है या फिर नहीं है। तो कॉमन मेथड ये आते हैं कि स्कैटर प्लॉट ऑफ रेजिडुअल जब आ जाता है, ब्रूश पेगन टेस्ट होता है, वाइट टेस्ट होता है, रेजिडुअल एनालिसिस होता है। तो आपको बस इनके नाम याद कर लेना है, इनको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिलेबस में आपके नहीं है। तो किस तरीके से जो है हम हेट्रोसिडेसिटी को सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले तो या तो हम
वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म कर दें, वेरिएबल को चेंज कर दें कि लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें, या फिर वेटेड लीस्ट स्क्वायर का एक तरीका होता है उसका इस्तेमाल करें, या फिर जितने भी मिसिंग वेरिएबल है उनको पूरा कर दें, और या फिर जो हमारा मॉडल हमने स्पेसिफाई करा है, मॉडल स्पेसिफिकेशन जो है हमारी, उस चीज़ को इम्प्रूव कर दें। तो ये 4 तरीके हैं जिससे हम हेटेरोसिडेसिटी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मल्टी कॉलिनियरिटी आती है हमारी। मल्टी कॉलिनियरिटी मल्टी कॉलिनियरिटी क्या होती है? मल्टी कॉलिनियरिटी तब होती है जब दो या फिर दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं रिग्रेशन मॉडल के अंदर, वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड हो जाते हैं। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? मल्टी कॉलिनियरिटी बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से जो वेरिएबल्स हैं हमारे, सब सिमिलर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, यानी कि सब आसपास की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई भी अलग इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, सबकी कहीं ना कहीं चीज़ें सेम है। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मल्टी कॉलिनियरिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम प्रिडिक्ट करते हैं हाउस की प्राइसिंग, ठीक है ना। हमें हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना है कि इस घर का प्राइस कितना होना चाहिए। तो हम क्या क्या देखेंगे? हाउस का साइज देखेंगे, नंबर ऑफ रूम्स देखेंगे। हमने ये दो चीजें देखी कि हाउस का साइज कितना और नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं। तो ये दोनों चीजें ही बहुत ज्यादा रिलेटेड है कि अगर जितना बड़ा घर होगा उतने ज्यादा रूम होंगे, साइड सी बात है। अगर आप कमरों का देख लो या फिर आप घर का पूरा साइज देख लो, तो वो एक ही बात होती है ना कि जितने ज्यादा कमरे होंगे उतना बड़ा घर होगा, जाहिर सी बात है ये तो ये जो है इसकी वजह से मल्टी कॉलिनियरिटी की प्रॉब्लम आती है हमारी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मल्टी कॉलिनियरिटी हम देखते हैं कौन कौन से टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले होती है हमारी परफेक्ट मल्टी कॉलिनियरिटी। परफेक्ट मल्टी कॉलिनियरिटी हमारी कब होती है? जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो एग्जैक्टली जो है लीनियर कॉम्बिनेशन में होता है दूसरे के साथ, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली कहीं ना कहीं मैच हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि एक x2 है, दूसरा 2x1 है, तो ये जो है हमारे रिग्रेशन एस्टिमेशन को इम्पॉसिबल बना देता है कि दोनों चीजें ही हद तो हट नहीं कि 99.99% जो है हमारी ये सेम है। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी बोलते हैं। और दूसरी होती है इम्परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी, यानी कि ये तब होती है जब वेरिएबल जो है वो बहुत ज्यादा कोरिलेटेड तो होते हैं बट परफेक्टली नहीं होते हैं, यानी कि जो है मतलब काफी ज्यादा कोरिलेटेड है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया रूम्स का और वो का। अब बट वो परफेक्टली कोरिलेटेड नहीं है। अब हो सकता है कि एक घर हो 50 गज का, उसमें भी दो कमरे हैं, और एक घर है 100 गज का, उसमें भी दो कमरे हैं, मगर वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो यानी कि ये हो भी सकती है, ये भी चीज हो सकती है। तो इस चीज को हम इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी बोलते हैं, और यही सबसे ज्यादा कॉमन हमें रियल डेटा के अंदर ये इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी मिलती है। ये परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी तो हमें बहुत कम ही मिलती है। अब कॉजेस क्या क्या है, वजह क्या क्या है कि जिसकी वजह से ये हमारी मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम होती है? सबसे पहली वजह यही है कि हम सिमिलर वेरिएबल्स का जब मॉडल के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी सेम सेम चीज़ों का सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम सेम रखना है, जिसकी वजह से हमारी क्या प्रॉब्लम आ जाती है? मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ जाती है। या फिर ड्राइव्ड वेरिएबल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर सैंपल साइज ही हमने बहुत छोटा ले लिया, जितने की ज़रूरत थी उससे भी बहुत ज़्यादा छोटा ले लिया। और या फिर डेटा कलेक्शन की प्रॉब्लम्स, यानी कि डेटा हमने गलत कलेक्ट करा, या फिर उसकी वजह से भी हमारी मल्टीकोलिनियरिटी हो जाती है। अब इफेक्ट्स क्या होते हैं मल्टीकोलिनियरिटी के? तो मल्टीकोलिनियरिटी की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, ठीक है, कि रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारा जो होता है, बी जो होता है, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बन जाता है हमारा, स्टैंडर्ड एरर बढ़ जाता है हमारा। और इस चीज़ में डिफिकल्टी आती है कि इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ वेरिएबल जब हमें निकालना होता है, तो उस चीज़ के अंदर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और रिजल्ट जो आता है हमारा वो बहुत ज़्यादा कम रिलायबल आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होता वो कि हम उसके ऊपर पूरा कंप्लीटली रिलाय कर पाए। बहुत एक तरीके से कम रिलायबल ही आता है। तो मेथड्स क्या क्या होते हैं मल्टी कॉलिनियरिटी को डिटेक्ट करने के? तो मल्टी कॉलिनियरिटी किस किस तरीके से डिटेक्ट की जाती है? तो इसके 4 तरीके होते हैं, बस आप इनके नाम याद कर लेना। कोरिलेशन मैट्रिक्स, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, टॉलरेंस वैल्यू और कंडीशन इंडेक्स, ठीक है। मेथड्स के नाम याद कर लेना बस, और आगे की वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और वे टू सॉल्व की किस किस तरीके से हम मल्टी कॉलिनियरिटी सॉल्व कर सकते हैं? तो पॉसिबल सॉल्यूशन के अंदर ये आएगी कि जितने भी ज़्यादा हमारे बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड वेरिएबल्स हैं, या तो उनको हटा दो ताकि हमारा रिजल्ट जो है एक्यूरेट आए। जब कोरिलेटेड वेरिएबल ही नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है हमारी वैल्यूज जो है ठीक आएंगी। दूसरी बात है, या तो वेरिएबल्स को कंबाइन कर दो, यानी कि मिला दो सारे वेरिएबल्स को। तीसरी बात है, या तो डेटा और ज़्यादा कलेक्ट करो, अच्छा डेटा कलेक्ट करो ताकि हमारा रिजल्ट भी एक्यूरेट आए। या फिर हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एक तरीका होता है, पीसी एक तरीका होता है, उसका इस्तेमाल करो।
अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है आपका बेसिक्स ऑफ टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस। तो टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस का मतलब होता है ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर हम टेक्स्ट डेटा जितना भी होता है टेक्स्ट की फॉर्म में, जैसे कि हम आपका सामने जो भी दे रखा है ये आपका टेक्स्ट डेटा है। जब हम इस टेक्स्ट डेटा का इस्तेमाल करके एक एक्सट्रैक्ट एक यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं या फिर एक इंसाइट निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस बोलते हैं। कि ये मान लीजिए टेक्स्ट दे रखा है आपके सामने, मैं आपको उसको पढ़कर समझा रहा हूँ, उससे आपको एक एनालिसिस दे रहा हूँ, वो एनालिसिस कर रहा हूँ, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस बोलेंगे। टेक्स्ट डेटा का दूसरा नाम क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। टेक्स्ट डेटा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, आपको पता है यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था, क्योंकि इसके अंदर फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, ठीक है ना। जैसे कि हमारा नंबर्स या फिर टेबल्स के अंदर एक फिक्स फॉर्मेट चल रहा होता है, टेक्स्ट डेटा के अंदर ऐसा कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। इस वजह से ये हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की कैटेगरी के अंदर काउंट होता है। तो एग्जांपल्स क्या क्या आ गए टेक्सचुअल डेटा के, हो सकता है हमारा प्रोडक्ट खरीद के कस्टमर ने रिव्यू डाला हो, किसी ने सोशल मीडिया पोस्ट डाली हो, किसी ने हमें ईमेल भेजा हो, किसी ने कुछ न्यूज आर्टिकल लिखा हो, किसी ने कोई सर्वे हमने निकाला था उसका रिस्पॉन्स टाइप करके दिया हो सकता है किसी ने हमें मैसेज डाला हो, ठीक है। तो टेक्सचुअल एनालिसिस हमें इस चीज में मदद करती है कि जो भी हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, उससे हम मीनिंगफुल पैटर्न समझ पाए और उससे एक इन्फॉर्मेशन निकाल पाए, उसी में हमारी टेक्सचुअल एनालिसिस हमारी मदद करती है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टेक्स्ट माइनिंग का। तो टेक्स्ट माइनिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम पैटर्न्स को समझते हैं, ट्रेंड्स को समझते हैं और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। जब हमारा बहुत बड़ी अमाउंट का डेटा हमें दे रखा होता है तो जब हम उससे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो उसी को टेक्स्ट माइनिंग बोला जाता है। यानी कि ये हमारा इसका जो इस्तेमाल होता है वो हम डेटा साइंस के थ्रू, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है उसके थ्रू जो है हम टेक्स्ट माइनिंग करते हैं, ठीक है। अब स्टेप्स क्या क्या होते हैं टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस के अंदर, तो मेनली सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है डेटा कलेक्शन का। यानी कि हम टेक्स्ट डेटा कलेक्ट करेंगे अलग अलग सोर्सेज से, कि वेबसाइट से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, कंपनी के डेटाबेस से या फिर ऑनलाइन रिव्यूज जो भी है, पहले सब जगह से हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। दूसरा टेक्स्ट क्लीनिंग करेंगे, यानी कि जो रॉ टेक्स्ट है, ठीक है, हो सकता है उसके अंदर अननेसेसरी एलिमेंट भी हो जिनकी हमें ज़रूरत ना हो, वो सारी चीज़ें हम हटाएंगे, जैसे पंक्चुएशन जो हमारे काम की नहीं है, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर और स्टॉप वर्ड्स जितने भी होते हैं जैसे द, इज, एंड, इनके कुछ ज़्यादा ऐसे काम नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें हम हटा देंगे ताकि हमारा डेटा जो है वो क्लीन हो जाए, हमारा डेटा जो है साफ हो जाए और हमारे समझने में आसानी हो। फिर तीसरी चीज़ जो करेंगे हम वो टोकनाइजेशन करेंगे। टोकनाइजेशन का मतलब ये होता है जो पूरा बड़ा टेक्स्ट है उसको हम अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे जिनको हम टोकन बोलते हैं, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल हमारा एक सेंटेंस हमें किसी ने लिख के भेजा, डेटा एनालिटिक्स इज यूजफुल, तो हमने इसके अलग अलग टोकन बना देंगे, डेटा एनालिटिक्स इज यूजफुल, 4 हिस्सों में इसको हमने कर दिया। तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, टोकनाइजेशन हम इसको बोलेंगे। चौथा है हम जितने भी स्टॉप वर्ड्स हैं उनको हटा देंगे। कॉमन, ये वो कॉमन वर्ड्स होते हैं जो बार बार आते रहते हैं और उनकी कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मीनिंग नहीं होती, हम उन सारे वर्ड्स को क्या कर देंगे, हटा देंगे। जैसे कि द, इज, एट, ऑन, एंड, ये सारे वर्ड्स जितने भी हैं इन सारे वर्ड्स को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। पांचवा करेंगे स्टैमिंग या फिर लेमेटाइजेशन, यानी कि ये जो टेक्निक है ये जो है हमारे वर्ड्स को जो है उनकी रूट फॉर्म में कर देती है। जैसे कि रनिंग है उसका रन हो जाएगा, स्टडिंग है उसका स्टडी हो जाएगा, स्टडीज है उसका स्टडी हो जाएगा, ताकि जो है हमारा जो टेक्स्ट एनालिसिस है वो काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए, यानी बहुत ज्यादा इजी कर देते हैं कि समझने में हमें मदद मिले। फिर हम करेंगे डेटा एनालिसिस, यानी कि जब ये सारी क्लीनिंग और प्रोसेसिंग हो जाएगी तो फिर हम उस टेक्स्ट को एनालाइज करेंगे अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, कि वर्ड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस देखेंगे, सेंटीमेंट एनालिसिस देखेंगे, टॉपिक मॉडलिंग देखेंगे, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं जिसकी वजह से उस टेक्स्ट डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं। अब सिग्निफिकेंस हमारी क्या होती है इस टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस की, तो जो टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस होता है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हमें जो है यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है आज के टाइम में हमें टेक्स्ट फॉर्म में, और ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्तेमाल करती है ओपिनियन समझने, पब्लिक ओपिनियंस को समझने में, ट्रेंड्स को समझने में और अपने कस्टमर्स के बिहेवियर को समझने में जो है ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्तेमाल करती है। इंपॉर्टेंस इसकी यही है कि हमें इससे कस्टमर का ओपिनियन समझ में आता है, यानी कि जो कंपनीज होती हैं वो उससे कस्टमर के रिव्यू पढ़ती हैं और समझती हैं कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में क्या बोल रहा है, कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड है या फिर नहीं सेटिस्फाइड है, और अगर कोई
अगर किसी को इश्यूज आ रहे हैं तो क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, ये सारी चीजें समझने में हमें मदद करती है। दूसरी होती है हमारी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में ये काम आती है, यानी कि बिजनेस जो है ना टेक्स्ट डेटा का इस्तेमाल करता है कि जो भी उसको फीडबैक मिले, जो भी उसने सर्वे डाला था उसका जो उसके पास रिस्पॉन्स आया, फिर सोशल मीडिया पर उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है क्या क्या बातें चल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है टेक्स्ट डेटा के फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके जो है अपने बिजनेस से रिलेटेड ठीक डिसीजन लेते हैं। तीसरा होता है मार्केट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना, यानी कि जो टेक्सचुअल एनालिसिस है वो आइडेंटिफाई करता है कि नए ट्रेंड्स क्या 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 है, कस्टमर क्या क्या चीज़ें प्रेफर करता है, और आज के टाइम में डिमांड्स क्या क्या चीज़ों की इमर्ज हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, यानी कि कंपनीज जो होती हैं वो एनालाइज करती हैं कॉम्पिटिटर के रिव्यूज को और फीडबैक्स को, ताकि जो है अपनी स्ट्रेटजीज को अच्छा कर पाए। यानी वो देखेंगे कि कॉम्पिटिटर्स के बारे में क्या क्या कमेंट आ रहा है, कि क्या क्या चीज़ें उनके लोग बोल रहे हैं कि उनको चेंज करनी है नहीं करनी, वो पहले सामने वाले का देखेंगी और उस हिसाब से अपने आप को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, अपने आप को बदल लेंगी। तो एप्लीकेशन जो होती है टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस की, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, बिजनेस के अंदर, मार्केटिंग के अंदर। आपका तो मेनली आपको यही समझना है बिजनेस और मार्केटिंग का ही, क्योंकि आपका बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो प्रोडक्ट रिव्यू के लिए, कस्टमर फीडबैक के लिए, सोशल मीडिया कमेंट के लिए, यहाँ पर टेक्सचुअल डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल होता है, ताकि प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज जो है कंपनी इम्प्रूव कर पाए। जैसे कि अमेजोन जो है वो अपने कस्टमर्स के रिव्यू को एनालाइज कर रहा है, ताकि जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को सुधार पाए। ठीक है। और सोशल मीडिया एनालिसिस भी होता है, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा टेक्स्ट डेटा डे टू डे जनरेट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है इस डेटा का इस्तेमाल करती है, पब्लिक ओपिनियंस को समझती है और देखती है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, पब्लिक डिमांड क्या कर रही है, तो वो सारी चीज़ें उससे रिलेटेड बनाती है। हेल्थ केयर के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकल रिकॉर्ड को मेंटेन करने में, पेशेंट के फीडबैक रखने में, रिसर्च पेपर रखने में, ताकि हेल्थ केयर सर्विसेज इंप्रूव हो। फाइनेंस के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, गवर्नमेंट, पब्लिक और पॉलिसीज के अंदर भी इस्तेमाल इसका किया जाता है। तो चैलेंजेस क्या क्या हम आते हैं हमारे टेक्सचुअल डेटा एनालिटिक्स के अंदर। तो टेक्सचुअल एनालिसिस जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बट उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलते हैं। सबसे पहले तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, यानी कि टेक्स्ट डेटा के अंदर कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, जिसकी वजह से इसको डायरेक्टली एनालाइज करना क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरा होता है लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि इंसानों की लैंग्वेज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हो सकता है किसी ने स्लैंग में वो बात लिखी हो सकता है किसी ने सरकाज़म में बात बोली हो, ठीक है ना, और हो सकता है किसी ने जो है एक ही बात के अलग अलग मल्टीपल मीनिंग हो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब, ठीक है ना, अब वो हो सकता है उसने पॉजिटिव तरीके से भी बोला हो जिससे मैं खुश हो जाऊं, हो सकता है उसने सरकास्टिक तरीके से भी बोला हो, ठीक है, कि उसको बेकार लगी तो वो बोल रहा है वाह भाई वाह कितना बढ़िया बताया, मतलब सरकाज़म में, मजे के फॉर्म में वो बोल रहा है। तो ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और लार्ज तीसरी बात होती है कि प्रॉब्लम ये आती है कि वॉल्यूम ऑफ डेटा जो है बहुत ज्यादा है, यानी कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर डेली इतना ज्यादा टेक्स्ट डेटा जनरेट हो रहा है कि आप किस किस चीज को जो है एनालाइज करोगे बैठकर, ठीक है ना, जिस और उसको एनालाइज करने के लिए आपको पावरफुल टूल्स भी चाहिए। और डेटा क्लीनिंग बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, यानी कि जितना भी टेक्स्ट डेटा होता है उसको क्लीन करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि उसके अंदर स्पेलिंग की भी गलती होती है, एब्रीवेशंस भी होती हैं, हो सकता है किसी ने इमोजीज डाल रखे हो सकता है किसी ने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स डाल रखे हो, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग भी होती है पांचवी प्रॉब्लम, यानी कि कभी कभी जो है मशीन जो है ये समझ नहीं पाती कि कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, किसी इंसान जो बोल रहा है वो किस टोन में बोल रहा है, क्या इमोशन है उसका, किसी ने मतलब मैंने जैसे बताया ना उसने बोला बहुत बढ़िया, तो अब उसको थोड़ी पता है कि मशीन को, कि एआई को थोड़ी पता है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, कि मैं उससे मजे ले रहा हूँ या फिर उससे मजाक कर रहा हूँ या फिर सही में उसको बोल रहा हूँ। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू टेक्सचुअल एनालिसिस यूजिंग आर। तो आर हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और डेटा साइंस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, पिछले यूनिट के अंदर भी हमने देखा। और ये जो है हमें बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल जो है हमें प्रोवाइड करती है और पैकेजेस हमें प्रोवाइड करता है आर जो है, ताकि हम टेक्स्ट माइनिंग कर सकें और टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस कर सकें। तो आर के अंदर भी हम आर स्टूडियो के अंदर, आर के अंदर भी हम टेक्सचुअल एनालिसिस कर सकते हैं। अब आर का हम इस्तेमाल क्यों करें टेक्स्ट एनालिसिस करने के लिए, तो आर पॉपुलर इस वजह से है क्योंकि ये सबसे पहली बात तो फ्री एंड ओपन सोर्स है, फ्रीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ओपन सोर्स है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं जिससे आप टेक्स्ट एनालिसिस कर सकते हो, बहुत ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाकर उनको लोड करके कर सकते हो। और यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन भी हो जाता है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी हो जाती है, दोनों चीज़ें यहाँ हो जाती है, यानी आपके डेटा को ये विजुअलाइज भी कर देगा, ग्राफ वगैरह की फॉर्म में भी दिखा देगा, और जितनी भी ज्यादा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो भी स्टैटिस्टिक्स के आपको फॉर्मूला लगाने हैं वो भी यहाँ पर चीजें हो जाएंगी, और लार्ज डेटा सेट को इजीली हैंडल कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंस
इंपॉर्टेंट आर पैकेजेस कौन कौन से हैं टेक्स्ट एनालिसिस के लिए। एक होता है हमारा टीएम, जो टेक्स्ट माइनिंग के काम आता है। जो टीएम पैकेज है वो टेक्स्ट माइनिंग करने के काम आता है, जैसे टेक्स्ट क्लीनिंग, जब हमें अगर नोट ऑर्गेनाइजेशन करना हो, डॉक्यूमेंट एनालिसिस करना हो, तो हम टीएम का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है टाइडी टेक्स्ट, यानी कि ये जो पैकेज होता है ये हमारा जो भी टेक्स्ट डेटा होता है उसको ऑर्गेनाइज कर देता है एक टाइडी फॉर्मेट के अंदर, जिससे हम उस डेटा को इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। तीसरा होता है हमारा वर्ड क्लाउड। ये जो पैकेज होता है ये हमारा जो है ये हमें वर्ड क्लाउड बनाने में हेल्प करता है, जिससे हम अपने डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी उसको जो है हम ग्राफ वगैरह बना सकते हैं, तो ये वर्ड क्लाउड बनाकर हमें दे देता है। स्नोबॉल सी भी होता है, ये स्टैमिंग वर्ड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टैमिंग जैसे मैंने ऊपर बताया था किस तरीके से होती है, ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं हम बेसिक स्टेप्स क्या क्या होते हैं टेक्स्ट एनालिसिस के अंदर, आर के अंदर किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स होते हैं कि किस तरीके से हम ये चीज़ करेंगे। हम देखने वाले हैं बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं हमारे टेक्सचुअल एनालिसिस के आर के अंदर, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है हम टेक्स्ट डेटा जितना भी होता है उसको सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं किसके अंदर, अपना आर स्टूडियो के अंदर, ठीक है ना। पहले जितनी भी हमारी फाइल्स होती हैं, भले से CSV फाइल्स हो, टेक्स्ट फाइल हो, ऑनलाइन रिसोर्सेज हो, जहाँ जहाँ का भी वो डेटा होता है उन सारे डेटा को लेकर हम कहाँ डाल देते हैं, अपने आर के अंदर डाल देते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम बनाते हैं टेक्स्ट कॉर्पस। तो एक कॉर्पस जो होता है कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, यानी उसके अंदर बहुत सारे हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं। और आर जो है पहले उन सारे टेक्स्ट को, जितने भी सारे टेक्स्ट होते हैं उनको कॉर्पस के अंदर कन्वर्ट करता है, ताकि जो है बाद में वो इजीली एनालिसिस कर पाए। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद टेक्स्ट कॉर्पस बनाएंगे। फिर करेंगे टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, यानी कि टेक्स्ट को फिर हम क्लीन करेंगे, यानी कि जितने भी अपर केस वाले होंगे एक्स्ट्रा वाले वो लोअर केस करेंगे, जो भी पंक्चुएशन होंगी वो हटा देंगे, नंबर्स हटा देंगे, स्टॉप वर्ड्स हटा देंगे। तो जो भी सारी चीज़ें होंगी हम वो सारी चीज़ें जो है क्या कर देंगे, जितनी भी गलतियाँ सलतियाँ होंगी, जो भी गंदी चीज़ें होंगी, गंदी चीज़ें मीनिंग कि जो भी उसके अंदर टेक्स्ट के अंदर अननेसेसरी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें हम हटा देंगे। फिर करेंगे हम टर्म फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, यानी कि फिर आर जो है वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करेगा कि कितने टाइम बाद जो है कौन सा वर्ड जो है डेटा सेट के अंदर बार बार आ रहा है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ड्स के लिए और टॉपिक्स के लिए, यानी कि इससे हमें पता लग जाता है कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो इसके अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिसके बारे में ये हमारे पूरी बात जो है चल रही है। फिर टर्म फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के बाद वो करते हैं विजुअलाइजेशन, यानी कि जो भी रिजल्ट आता है उनके हम जो है हम विजुअलाइज कर सकते हैं वर्ड क्लाउड बनाकर, फ्रीक्वेंसी चार्ट बनाकर, ग्राफ्स बनाकर। तो ये सारी चीज़ें जो है हम कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल की। अब मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स और टेक्निक क्या होती हैं टेक्सचुअल एनालिसिस की। तो टेक्सचुअल एनालिसिस जो है अलग अलग मेथड्स और अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, ताकि जो है वो इन्फॉर्मेशन निकाल सके टेक्स्ट डेटा से। तो अब ये जो टेक्निक्स होती हैं, ये टेक्निक्स जो है हमारी मदद करती हैं, जितना भी हमारा अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डेटा होता है उस सारा अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डेटा को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड डेटा बनाने के अंदर जो है ये मदद करता है हमारी ये जितनी भी टेक्निक्स होती हैं, ताकि हम जो उसको बाद में इजीली एनालाइज कर पाएँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स टेक्सचुअल एनालिसिस की होंगी हमारी तीन, जो अभी हम फिलहाल पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट माइनिंग, दूसरा टेक्स्ट कैटेगराइजेशन, एंड तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम सेंटिमेंट एनालिसिस, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं टेक्स्ट माइनिंग होता क्या है। तो टेक्स्ट माइनिंग जो होता है एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, कि पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, पैटर्न निकालते हैं और नॉलेज निकालते हैं। जितना बड़ा हमारा टेक्स्ट डेटा दे रखा होता है हमें, यानी कि बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर हमें टेक्स्ट डेटा मिला हुआ होता है, तो उस टेक्स्ट डेटा के अंदर से इंफॉर्मेशन, पैटर्न और नॉलेज निकालना, तो मतलब ये जो भी हमारा डेटा है उसके अंदर से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालना, हमारा उस पूरा प्रोसेस टेक्स्ट माइनिंग कहलाया जाता है। यानी जो है ये अलग अलग टेक्निक्स इसके अंदर कंबाइन हुई होती हैं, जैसे डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके जो है ये किया जाता है। तो टेक्स्ट माइनिंग जो है वो कंप्यूटर्स को हेल्प करती है ये समझने में कि जो भी ह्यूमन लैंग्वेज है उसको समझने में और उसको एनालाइज करने में टेक्स्ट माइनिंग मदद करती है। फॉर एग्जांपल कंपनी है कोई, वो रोज़ाना के हज़ारों लाखों कस्टमर रिव्यूज़ आ रहे हैं उसके पास, तो टेक्स्ट माइनिंग उसको ये आइडेंटिफाई करने में मदद करेगी कि फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इश्यूज़ क्या क्या हैं, यानी कि ज़्यादातर जो रिपीटेडली पब्लिक कमेंट कर रही है वो किस इशू के बारे में पब्लिक जो है कमेंट कर रही है बार बार। कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या है, यानी कस्टमर किस प्रोडक्ट को बार बार अच्छा बोल रहे हैं, और प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो मोस्टली ज़्यादातर लोगों को फेस करने को दिख रही है, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर बहुत सारे लोगों ने ये मेंशन कर रखा है बैटरी प्रॉब्लम, तो कंपनी को समझ में आ जाएगा कि हमारी बैटरी के अंदर कुछ इशू है, तो कंपनी क्या करेगी, अपनी बैटरी क्वालिटी को
इम्प्रूव करेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे अब हमारा आता है टेक्स्ट और स्टेप्स क्या क्या होता है हमारे टेक्स्ट माइनिंग के अंदर। तो टेक्स्ट माइनिंग के अंदर सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है हमारा डेटा कलेक्शन का, कि हम सबसे पहले टेक्स्ट डेटा कलेक्ट करेंगे अपना, जितना भी हमें जिनको जिस डेटा को भी एनालाइज करना है सबसे पहले तो वो हम कलेक्ट ही करेंगे, वेबसाइट से, सोशल मीडिया से, ईमेल से, कस्टमर रिव्यूज से, ऑनलाइन सर्विस से, जहाँ जहाँ से भी हमें डेटा मिल सकता है वहाँ वहाँ से क्या करेंगे, अपना डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होता है वो होता है हमारा टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, यानी कि जितना भी रो टेक्स्ट डेटा होता है, यानी कि ये जो भी हमारे पास टेक्स्ट डेटा भी अवेलेबल होता है इतना सारा, उसको प्रॉपरली क्लीन करेंगे और उसको प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे ताकि हम उसको बाद में एनालाइज कर पाएंगे। जितनी भी पंक्चुएशन होंगी वो हटा देंगे, नंबर्स हटा देंगे, स्टॉप वर्ड्स हटा देंगे, और जितने भी टेक्स्ट होंगे उन सबको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और फिर करेंगे हम तीसरा स्टेप टोकनाइजेशन, यानी कि टेक्स्ट को मैंने ऊपर भी बताया था, टोकनाइजेशन किसको बोलते हैं, कि वो जो टेक्स्ट है उसको छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर हम तोड़ देंगे, जिनको क्या बोला जाता है, टोकन बोला जाता है। वर्ड्स या फिर फ्रेजेस के अंदर हम उसको बांट देंगे, हर वर्ड को हम क्या बोलेंगे, टोकन बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, डेटा एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, तो इसके हम अलग अलग टोकन बना देंगे कि इस तो हमने हटा दिया ऊपर से। ठीक है, हमने जब ये करा था टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग तो तब हमने इस तो हट गया। तो मेनली जो हमारे तीन वर्ड्स बचे, तीन टोकन बचे, वो कौन कौन से बचे, डेटा एनालिसिस और इम्पॉर्टेंट। अब करेंगे फीचर एक्सट्रैक्शन, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और पैटर्न्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा टेक्निक्स के इस्तेमाल करके, वर्ड फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके, टर्म फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके, और एक होता है तरीका टर्म फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर पांचवा किया जाएगा डेटा एनालिसिस, यानी कि प्री प्रोसेसिंग करने के बाद, यानी कि ये सारी चीज़ें करने के बाद हम जो उस डेटा को एनालाइज करेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम चीज़ें समझेंगे कि पैटर्न क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, रिलेशनशिप क्या है, ये सारी चीज़ें हम डेटा एनालिसिस के अंदर समझेंगे। अब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है टेक्स्ट माइनिंग की, यानी इस चीज़ का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो टेक्स्ट माइनिंग जो है बहुत सारी फील्ड्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बिजनेस के अंदर, जैसे मैंने ऊपर बताया कि कंपनी क्या करती है, अपने कस्टमर के रिव्यूज़ को एनालाइज करती हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सके। सोशल मीडिया के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है कि पोस्ट और कमेंट्स जितनी भी होती हैं उनको एनालाइज करने में कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है। हेल्थ केयर के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, फाइनेंस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो चीज़ आती है वो आती है टेक्स्ट कैटेगराइजेशन। टेक्स्ट कैटेगराइजेशन का दूसरा नाम क्या होता है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। आपसे कुछ भी पूछें तो आपको सेम ही चीज़ लिखनी है, कंफ्यूज नहीं होना। ये एक पूरा प्रोसेस होता है कि हम असाइन करते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को प्री डिफाइंड कैटेगरीज के अंदर या फिर ग्रुप्स के अंदर, यानी कि एक पूरा प्रोसेस है कि जो भी हमें टेक्स्ट असाइन किया गया है, ठीक है ना, उनको एक प्रॉपर कैटेगरी के अंदर या फिर प्रॉपर ग्रुप के अंदर बांट देंगे। यानी कि सीधा सीधा समझे तो जो टेक्स्ट हमको मिलता है, ठीक है, उनको अलग अलग टॉपिक्स के अंदर बांट देना, उनको अलग अलग क्लासेस के अंदर बांट देना, टेक्स्ट कैटेगराइजेशन कहलाया जाएगा। यानी कि अलग अलग कैटेगरीज में बांट देना, टेक्स्ट कैटेगराइजेशन कहलाया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ईमेल्स आते हैं, आपके पास सारा टेक्स्ट डेटा आता है, तो ईमेल को आपने चार पार्ट में आपके बटे हुए होते हैं। एक होते हैं स्पैम, एक होते हैं इंपॉर्टेंट ईमेल, एक होते हैं प्रमोशन और एक होते हैं पर्सनल। ठीक है, तो स्पैम तो वही होते हैं जो रेगुलरली हर किसी को भेजे जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, प्रमोशन जैसे कि कोई अपना बिजनेस को प्रमोट कर रहा है वो प्रमोशन के अंदर आएगा, पर्सनल की आपको पर्सनली किसी ने कुछ भेजा तो आप उसको पर्सनल ईमेल में डालोगे। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट कैटेगराइजेशन। ठीक है ना, और जो न्यूज़ आर्टिकल है वो जो है कैटेगराइज किए जाते हैं स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, टेक्नोलॉजी में। तो ये सारी चीज़ें हमारे टेक्स्ट कैटेगराइजेशन के अंदर आएगी। अब टेक्स्ट कैटेगराइजेशन काम किस तरीके से करता है ये समझते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर भी हम वही चीज़ करेंगे कि टेक्स्ट डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, उसकी प्री प्रोसेसिंग करेंगे टेक्स्ट की, जैसा हम सब में ऊपर कर रहे थे। फिर एक्सट्रैक्टिंग फीचर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके, एआई वगैरह का इस्तेमाल करके उस टेक्स्ट को हम क्या कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे, अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे। अब अलग अलग टाइप की हमारी टेक्स्ट कैटेगराइजेशन होती है, समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले होती है हमारी मैनुअल कैटेगराइजेशन। मैनुअल कैटेगराइजेशन का मतलब ये है कि आप इंसान हो, आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो और उनको अलग अलग कैटेगरीज में डाल रहे हो, तो उसको टेक्स्ट कैटेगराइजेशन बोलेंगे। जैसे एडिटर्स होते हैं न्यूज़पेपर के, ठीक है, वो न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं और उनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डालते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मैनुअल कैटेगराइजेशन, की एक बंदा बैठा हुआ है और सारी चीज़ें अलग अलग कर रहा है। ठीक है, दूसरी होती है ऑटोमेटिक कैटेगराइजेशन की, कंप्यूटर का एल्गोरिदम खुद ही टेक्स्ट को अलग अलग हिस्सों के अंदर क्लासीफाई कर रहा है, वो खुद ही उसको समझकर
जैसे कि ईमेल्स आते हैं, ठीक है ना, तो वो स्पैम में अलग डाल देता है, पर्सनल में अलग डाल देता है आपके, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ऑटोमेटिक कैटेगराइजेशन, की कंप्यूटर ने हमारे खुद ही कर दिया। तो एल्गोरिदम जो यूज़ किया जाता है टेक्स्ट कैटेगराइजेशन के अंदर, उसके अंदर हमारी ये सारी चीज़ें जो है इस्तेमाल की जाती है, नेव बेस्ड डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स और न्यूट्रल नेटवर्क, ठीक है। ये सारे एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है हमारी टेक्स्ट कैटेगराइजेशन की, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ये बहुत सारे एरियाज के अंदर इस्तेमाल होता है। एक होता है हमारा ईमेल फिल्टरिंग में इस्तेमाल, कि जीमेल जो होती है वो ऑटोमेटिकली ईमेल्स को स्पैम्स में, प्रमोशंस में, सोशल्स में, अलग अलग जगह जो है हमारे जीमेल बटे हुए होते हैं। आप अपने जीमेल खोल के देखेंगे, आप लोगों को भी ये दिख जाएंगे। उसके अलावा होती है न्यूज़ क्लासिफिकेशन की न्यूज़ वेबसाइट्स जो होती हैं वो अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स के हिसाब से आर्टिकल्स के अंदर बटी हुई होती है। कस्टमर सपोर्ट होता है कि अगर आपको कंप्लेंट डालनी है, कि कंपनी जो है कैटेगराइज कर देती है कस्टमर की कंप्लेंट्स को, कि अगर आपको बैटरी की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर कांटेक्ट करें, और अगर आपको स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक मोबाइल से मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पर कांटेक्ट करें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है कि आप ऑर्गेनाइज कर देते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को, ताकि आप इजीली उनको सर्च कर सको और इजीली उनको स्टोर कर सको, ठीक है। फिर होता है हमारा सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं और एनालाइज करते हैं इमोशंस को या फिर ओपिनियन को जो कि टेक्स्ट के अंदर दिए गए हैं। यानी कि जो भी हमारे पास और किसी बंदे ने कमेंट कर रखा है, तो उस बंदे का कमेंट कैसा है, कि पॉजिटिव कमेंट है, नेगेटिव कमेंट है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में कैसा कमेंट है, ये चीज़ समझना क्या कहलाया जाता है, हम सेंटिमेंट एनालिसिस कहलाया जाते हैं। तो 3 टाइप के हमारे सेंटिमेंट हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। कि एक पॉजिटिव जो हमारी तारीफ कर रहा है, नेगेटिव जो हमें गलत बोल रहा है, न्यूट्रल यानी कि वो बस नॉर्मल बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल कस्टमर ने हमारे रिव्यू दिया, ठीक है, कि दिस फोन हैज एन अमेजिंग बैटरी लाइफ, तो उसकी सेंटिमेंट है पॉजिटिव। और अगर कस्टमर ने रिव्यू दिया कि द फोन बैटरी ड्रेन वेरी फास्ट, की बहुत जल्दी चली जाती है, तो उसकी सेंटिमेंट नेगेटिव है, ठीक है। अब अलग अलग टाइप के हमारे सेंटिमेंट एनालिसिस होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा डॉक्यूमेंट लेवल सेंटिमेंट एनालिसिस। इसके अंदर जो हम पूरे डॉक्यूमेंट के सेंटिमेंट को एनालाइज करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे मूवी रिव्यू होता है, उसके अंदर मूवी रिव्यू का ओवरऑल सेंटिमेंट देखा जाता है कि ये मूवी कैसी थी, ठीक है। तो उस पूरे को बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट लेवल सेंटिमेंट एनालिसिस। और एक होता है हमारा सेंटेंस लेवल सेंटिमेंट एनालिसिस, यानी कि हम सेंटेंस बाय सेंटेंस सेंटिमेंट को समझते हैं। कि एक बात कह रखी है, द फोन लुक्स ग्रेट बट बैटरी लाइफ इज वेरी पुअर, यानी दो बात चल रही है कि ये फोन दिखता तो अच्छा है, और दूसरी बात चल रही है कि इसकी बैटरी लाइफ खराब है। तो पहला पार्ट तो हमारा पॉजिटिव चल रहा है और दूसरा पार्ट नेगेटिव चल रहा है। इसको बोलते हैं हम सेंटेंस लेवल सेंटिमेंट एनालिसिस, की हर लेवल के अंदर, हर सेंटेंस के अंदर हम लेवल देखते हैं इसके अंदर। दूसरी आती है हमारी तीसरी एस्पेक्ट बेस्ड सेंटिमेंट एनालिसिस, यानी कि हम यहाँ पर सेंटिमेंट को एनालाइज करते हैं किसी भी स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में, किसी भी कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कोई खासियत है, तो उसकी वो खासियत के बारे में, उसके वो फीचर के बारे में सेंटिमेंट को एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट रिव्यू है, ठीक है, कि कैमरा, एक हमने किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू कराया, हमारे पास एक हमने एक फ़ोन बनाते हैं, तो उसका कैमरा अगर अच्छा है तो उससे रिलेटेड पॉजिटिव रिव्यू आ रहे हैं, और अगर बैटरी खराब है तो बैटरी से रिलेटेड नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं। तो टेक्निक क्या क्या इस्तेमाल की जाती हैं सेंटिमेंट एनालिसिस के ऊपर, तो दो कॉमन अप्रोचेस जो इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होता है हमारा लेक्सिकन बेस्ड अप्रोच, जैसे कि ये डिक्शनरी का इस्तेमाल करता है पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की। जैसे कि अगर गुड्स एक्सीलेंट अमेजिंग है, तो ये सारे जो है हमारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, और अगर नेगेटिव है तो बैड पुअर टेरिबल किसी ने अगर ये लिख रखा है तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली नेगेटिव वर्ड्स की कैटेगरी में चला जाएगा। और दूसरा होता है हमारा मशीन लर्निंग अप्रोच, यानी कि एल्गोरिदम का इस्तेमाल करेगा जिससे हम पैटर्न को समझ सकें ट्रेनिंग डेटा से। फॉर एग्जांपल नेव बेस्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। अब एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं हमारे सेंटिमेंट एनालिसिस की, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है इसका, मार्केटिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के अंदर, ब्रांड रेपुटेशन मैनेजमेंट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है इसका, और पॉलिटिकल एनालिसिस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हेड इन्फ्यूजन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट के बारे में चाहिए, मैं आपके लिए वो वीडियो भी रेडी कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।